वेलकम बैक एवरीवन। मैं शंकर कुमार आज फिर से आपके सामने उपस्थित हूं एक नए चैप्टर के साथ, जहां पे हम अब तक इस चैप्टर से आए हुए अब तक के सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए इसी के साथ अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का डिस्कशन। तो देखिए, आपको पता है कि ये चैप्टर इकोनॉमिक्स के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में से आते हैं, और चूंकि ये पहला चैप्टर है तो आप ऑटोमेटिकली समझ सकते हैं इस चैप्टर का वेटेज कि कितना इंपॉर्टेंट होने वाला। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम यहां पे देखते हैं। स्टेट एनी टू गोल्स ऑफ डेवलपमेंट अदर देन इनकम। आपको पता है कि इनकम के अलावा, इनकम जो कि एक क्राइटेरिया सेट किया गया था वर्ल्ड बैंक के द्वारा डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए, कंट्री के डेवलपमेंट के लेवल को मेजर करने के लिए, बट आगे चल के हमें पता चला कि ये सिर्फ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ही डिस्कस कर पा रहा है, हमें क्वालिटी भी देखनी है किसी कंट्री के ग्रोथ की। तो इसलिए अगर हम इनकम के बारे में बात कर रहे हैं तो वहां पे हमें समझना पड़ेगा वो इनिशिएटिव जो कि लिया गया था वर्ल्ड बैंक के द्वारा। बट हमें यहां पे इतना डिटेल में नहीं जाना क्योंकि ये मात्र एक नंबर का क्वेश्चन है। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि पहले 2021 से पहले हमारे एमसीक्यूज नहीं हुआ करते थे बोर्ड एग्जाम में। उससे पहले होते थे हमारे वन वर्ड आंसर या फिर वन स्टेटमेंट आंसर, ठीक है ना, वो भी 1 मार्क्स के लिए होते थे। 2022 से आप देख रहे हो, 21 के बाद से आप देख रहे हो कि हर साल उन्होंने 20 मार्क्स का एमसीक्यू वहां पे इंक्लूड किया। तो हम यहां पे एमसीक्यूज भी देखेंगे, बट उससे पहले जो वन वर्ड आंसर हुआ करते थे हम उन्हें भी आज कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, जैसा कि आपने देखा कि यहां पे पूछा जा रहा है, अदर देन इनकम व्हाट आर द अदर टू क्राइटेरियाज और डेवलपमेंटल गोल्स ऑफ एनीवन। तो इनकम के अलावा अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंटल गोल्स हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि डेवलपमेंटल गोल्स जो होते हैं पर्सन टू पर्सन वैरी करते हैं, सोसाइटी टू सोसाइटी वैरी करते हैं, कंट्री टू कंट्री वैरी करते हैं, ठीक ना। ये डिपेंड करता है कि हमारा सिचुएशन क्या है, हमारा अभी सर्कमस्टांस क्या है। तो अगर इसी बेसिस पे अगर हम बात करें, यहां पे आंसर आपको दिया गया है, इनकम के अलावा फ्रीडम एक क्राइटेरिया हो सकता है और एक सिक्योरिटी एक क्राइटेरिया हो सकता है। तो हम इसको बिल्कुल फॉलो करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स ऐड कर सकते हो, जैसे कि आप एजुकेशन भी ऐड कर सकते हो कि एजुकेशन कैन आल्सो बी वन ऑफ द डेवलपमेंटल गोल। बेटर हेल्थ फैसिलिटी आप ऐड कर सकते हो, बेटर हेल्थ फैसिलिटी दैट कैन बी अनदर डेवलपमेंटल गोल। सो ऐसे बहुत सारे आपके डेवलपमेंटल गोल हो सकते हैं अपार्ट फ्रॉम इनकम, जो कि आप यहां पे लिख सकते हो। आंसर मैंने हमें दो ही देना, तो मैंने 2 पॉइंट को सिर्फ हाईलाइट किया है क्योंकि स्पेसिफिकली उन्होंने बोला कि सिर्फ 2 ही गोल आपको हाईलाइट करने। आपको जो भी पता है, आपने बहुत सारे कंटेंट्स को पढ़ रखा है कि क्या क्या हमारे डेवलपमेंटल गोल हो सकते हैं, तो आप इन सारे को यहां पे हाईलाइट कर सकते हो, राइट। तो ये था हमारा एक नंबर का क्वेश्चन और हमने उसको अटेम्प्ट कर लिया। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाई इज पर कैपिटा इनकम कैलकुलेटेड इन यूएस डॉलर। हम बात करते हैं पर कैपिटा इनकम। व्हाट डू यू मीन बाय पर कैपिटा इनकम? पर कैपिटा इनकम जो है वो एवरेज इनकम भी कहा जाता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एवरेज इनकम। एवरेज इनकम कैन बी कैलकुलेटेड एज टोटल आउटपुट्स फ्रॉम all sectors divided by what? total population। ठीक है, आपको ये पता होगा, आपने बहुत सारे इस पे क्वेश्चंस भी देखेंगे और एनसीईआरटी में बहुत सारे उन्होंने एग्जांपल्स इस पे कवर कर चुके हैं। तो ये ही हमारा पर कैपिटा इनकम है, जो कि एवरेज इनकम कहलाता है। और ये है क्या भाई? टोटल आउटपुट्स फ्रॉम ऑल सेक्टर्स मींस व्हाट? प्राइमरी सेक्टर से कितना आउटपुट आ रहा है, सेकेंडरी सेक्टर से कितना आ रहा है, और टर्सरी सेक्टर से कितना आ रहा है, दैट इज टोटल जीडीपी। सो जीडीपी अगर इसको हम बोले एक साल का, हम चूंकि आपको पता है जीडीपी को जब डिफाइन करते हैं हम, तो एक साल में तीनों सेक्टर से जितने भी हमारे टोटल आउटपुट आ रहे हैं, अगर हम उनको ऐड करते हैं, दैट विल बिकम आवर जीडीपी। तो इन शॉर्ट आपको यहां पे उसको जीडीपी भी लिख सकते हैं, जीडीपी डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, दैट विल बी आवर एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम। दैट इज ऑलवेज गेटिंग मेजर्ड इन डॉलर। रीजन, क्योंकि आपको पता है कि जब हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं तो अभी वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी वो है हमारे पास यूएसडी, अमेरिकन डॉलर। और इसीलिए सारे कंट्री जो होते हैं, ये एक नॉर्म्स हो गया, एक प्रोटोकॉल हो गया, ताकि हमारे लिए कैलकुलेशन करना आसान रहे। तो इसीलिए जब हम पर कैपिटा इनकम किसी कंट्री का मेजर करते हैं, दैट वी डू इन यूएसडी, अमेरिकन डॉलर, राइट। सो ये हमारा रीजन हो गया। पर कैपिटा इनकम इज कैलकुलेटेड इन द यूएस डॉलर बिकॉज इट इज द कॉमन करेंसी इन द which is in use in the world market, right? And this is the protocol. This can be also termed as a norm which must have to be practiced by each and every country, because देखिए पर कैपिटा इनकम वर्ल्ड बैंक के द्वारा
कैलकुलेट किया जाता है। वर्ल्ड बैंक जो हो गया वो उसका हेडक्वार्टर हो गया न्यूयॉर्क। तो आप देखेंगे कि न्यूयॉर्क का जो यूएस करेंसी क्या है, वो भी तो चूंकि अमेरिका का पार्ट है तो ऑब्वियसली यूएसडी होगा। तो बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसेस हो जाते हैं जो कि प्लेस के अनुसार उस पे एक अपना डोमिनेंस दिखाते हैं। तो यही इसी के चल, और अमेरिका तो ऐसे भी काफी वेल्थ वाइज स्ट्रांग है। तो हमें इस बेसिस पे ये कहना पड़ेगा, ये हमारे लिए एक प्रोटोकॉल है, एक हमारे लिए नॉर्म है कि हम अपना जब भी पर कैपिटा कैलकुलेट करते हैं तो उसे हम कैलकुलेट करते हैं किसमें, उसे हम कैलकुलेट करते हैं यूएसडी में, लाइक अमेरिकन डॉलर, राइट। ये हमारा था 1 मार्क्स का क्वेश्चन, हमने इसे भी अटेम्प्ट कर लिया। अगला क्वेश्चन हमारे लिए क्या है, गिव एनी 2 कॉमन डेवलपमेंटल गोल ऑफ द पीपल। पहला क्वेश्चन अगर आपने देखा होगा, पहला क्वेश्चन यहां पे देखा होगा, तो यहां पे भी हमारे इनकम के अलावा 2 अदर डेवलपमेंटल गोल पूछे जा रहे थे। अब इसके बाद का जो क्वेश्चन अभी हम देख रहे हैं जो कि आया हुआ है, देख लेते पहले कौन कौन से साल में क्वेश्चन आया। पहला क्वेश्चन जो हमने देखा वो 2018 में आया हुआ था, ठीक है। इसके बाद जब हम आगे बढ़े तो 2016 में हमने देखा कि यूएसडी क्यों यूज हो रहा है पर कैपिटा इनकम के कैलकुलेशन में, राइट। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो फिर से हमारे लिए क्वेश्चन आ जाता है कि कॉमन डेवलपमेंटल गोल बताइए, जो कि 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। दो भी कि कोई किसी भी 2 कॉमन डेवलपमेंटल गोल को बता दिए, बट कॉमन, नॉट कन्फ्लिक्टरी, नॉट डिस्ट्रक्टिव, राइट। तो अब यहां पे देखिए सारे लोगों का क्या इच्छा नहीं होता कि उन्हें एक अच्छा एजुकेशन मिले। क्या सभी लोगों को यह पसंद नहीं कि उनको बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज मिले, गुड सेट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज रहे उनके पास, इनकम उनके पास बहुत अच्छा रहे। तो इन सारों में से आप किसी भी 2 को हाईलाइट कर दो, दैट वुड बी योर आंसर, राइट। सो दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। आप इनमें से किसी भी 2 को आप वहां पर मेंशन कर दे और आपका आंसर यहां पे कंक्लूड होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, राइट। सजेस्ट एनी वन वे टू सोल्व अंडर एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन रूरल एरियाज। हमने पढ़ रखा है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जहां पे हम अननेसेसरी ज्यादा लोगों को ही इंगेज कर रखें, अगर उनको हटा भी दें तो हमारे आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, दैट इज कॉल्ड एज डिसगाइज्ड इकोनॉमिक, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, सॉरी। यहां पे हमें पूछा जा रहा है कि ऐसे कुछ एक सजेशन दीजिए जिसके थ्रू हम डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को दूर कर सके रूरल एरियाज में। स्पेशली हमें पूछा गया रूरल एरिया, देखिए 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन है तो एक ही मार्क्स है, बट इसको आपको एक रीजन के थ्रू कंक्लूड करना है, ठीक है। सो पहला सॉल्यूशन क्या यहां पे आप कैसे इसको अटेम्प्ट करेंगे, टू सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज द गवर्नमेंट शुड हेल्प द पीपल इन ओपनिंग देयर ओन बिजनेस बाय प्रोवाइडिंग बैंक लोन्स एट लोअर और ऑलमोस्ट नो इंटरेस्ट लोन यू कैन टेक, राइट। विच मीन्स व्हाट, अगर आप देखें लोग क्यों अननेसेसरी इंगेज्ड हैं ऐसे कामों में, क्योंकि उनके पास कुछ करने के लिए नहीं है। अगर उनको स्किल दिया जाए, उनको अगर ट्रेनिंग दिया जाए और फाइनली उनको एक फाइनेंशियल लाइक असिस्टेंस भी दिया जाए इन टर्म्स ऑफ लोन, तो क्या वो कोई दूसरा बिजनेस नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये समझने के लिए आप यहां पे उनको लिख सकते हैं कि उन्हें हम ट्रेनिंग दे सकते हैं, स्किल्स दे सकते हैं। यहां पे तो हमने मेंशन किया कि उनको हम फाइनेंशियल असिस्टेंस दे सकते हैं, कैसे, लोन काफी चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देके, या फिर ऑलमोस्ट वहां पे हम 0 इंटरेस्ट पे उनको लोन दे देंगे, ताकि उनको हम प्रमोट करें कि आप बिजनेस में आइए, जहां जिसके जरिए हम इस अंडर एम्प्लॉयमेंट को क्या करें, रूरल एरिया से दूर कर सकते हो। तो बहुत सारे ऐसे रीजन है, आप उनको ट्रेनिंग दे सकते हो, स्किल उनको दे सकते हो, उसके बाद आप उनको फाइनेंशियली क्या कर सकते, फाइनेंस असिस्टेंस दे सकते हो, और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उन्हें आप कुछ लाइक मंथली बेसिस पे या फिर वीकली बेसिस पे या फिर ईयरली बेसिस पे कुछ ऐसे काम प्रोजेक्ट हम स्टार्ट कर देते हैं जहां पे इन लोगों को हम यूज कर पाए। जैसे आप देखें कि मनरेगा का हमारा ये जो काम होता है, तो ये सारे ऐसे स्कीम्स हैं और ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जा सकते हैं जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट की जो सिचुएशन है रूरल एरिया में उनको बिल्कुल हम हटा सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहां पे चूंकि हमें आंसर देखना है तो आप देखिए कि बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर लिखा गया है, और चूंकि ये 1 मार्क्स का है तो हमें एक ही पॉइंट, एक ही स्टेटमेंट में इसको कंक्लूड भी करना है, राइट। तो यहां पे आपने देखा कि गवर्नमेंट, इन्होंने एक पॉइंट को यहां पे मेंशन किया और वो है कि गवर्नमेंट को एक इनिशिएटिव लेना चाहिए जिसके थ्रू वो फाइनेंशियल असिस्टेंस दे पाए इन सारे लोगों को, जिसके द्वारा क्या होगा, ये जो अंडर एम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन हो रहा है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का जो सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, वो ऑटोमेटिकली वहां से वैनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा आंसर जो कि सीबीएसई 2015 के साल में पूछा गया क्वेश्चन का था। अब यहां पे हम देख रहे हैं एक और क्वेश्चन जो कि उसी साल 2015 में पूछा गया है। मेंशन एनी वन लिमिटेशन ऑफ पर कैपिटा इनकम एज एन इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट। हमने बहुतों बार बात किया, हमारे पास डेवलपमेंट के जो होते हैं
एस्पेक्ट्स होते हैं, डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स की जब हम बात करते हैं, डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स की जब हम बात करते हैं तो आपको पता होगा कि हमारे लिए दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हो जाते हैं डेवलपमेंट के। कौन कौन से भाई? पहला हो रहा है क्वांटिटेटिव, राइट, क्वांटिटेटिव। दूसरा क्या हो जाता है भाई? क्वालिटेटिव, राइट। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव की जब हम बात करते हैं तो हमें यहां पे कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है किसका भाई साहब? वर्ल्ड बैंक का पर कैपिटा इनकम, जिसे हम एवरेज इनकम भी बोलते हैं, वर्ल्ड बैंक का पर कैपिटा इनकम। जब हम क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स की बात करते हैं तो हमें याद आता है यूएनडीपी का क्या? एचडीआई और एचडीआर। एचडीआई इज पार्ट ऑफ एचडीआर वेयर ईच एंड एवरी ईयर यूएनडीपी releases rankings of different countries based on three criteria. These are what? Income, health and education. इन तीन क्राइटेरिया पे यूएनडीपी हर साल एक रैंकिंग तैयार करती है और वो वहां पे एचडीआई के फॉर्म में उसको रिलीज करती है। तो ये हमारे दो एस्पेक्ट्स है डेवलपमेंटल गोल्स के। अब यहां पे हमें पूछा जा रहा है कि पर कैपिटा इनकम के क्या क्या लिमिटेशन है। बहुत सारे लिमिटेशन है कि आपको पता है कि पर कैपिटा इनकम इज ओनली लिमिटेड टू income development related to income or money. It is only going to highlight materialistic behavior of any developmental goal. Means only we are dealing with quantitative aspects. We are not touching any aspects related to improvement in living standard or quality of life, which is qualitative aspects of developmental goals, right? So ये हमारा बहुत बड़ा हमारे पास यहाँ पे ड्रॉबैक है पर कैपिटा इनकम का, क्योंकि ये सिर्फ अपने आप को लिमिट कर रखा है फाइनेंशियल डेवलपमेंटल गोल तक। मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंटल गोल हम इन्हें बोलते हैं, राइट। बट हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ भी चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास एजुकेशन, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारे हेल्थ फैसिलिटीज होने चाहिए और बहुत सारे ऐसे हमारे पास डेवलपमेंटल गोल हैं जो कि होने चाहिए, जो कि हमारे क्वालिटी ऑफ लाइफ को क्या करते हैं? इनहांस करते हैं, राइट। अब हम देख लेते हैं इनका आंसर। पर कैपिटा इनकम हाइड्स द डिस्पैरिटीज एट इट डज नॉट टेल अस हाउ द इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल इन द कंट्री। बिल्कुल हमें ये नहीं बताता, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं पर कैपिटा इनकम को इनकम के बेसिस पे अगर हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं तो आपको पता है, आपने पढ़ा होगा आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में कि इनकम the way a country try to achieve its outcomes, especially in democracy, income is never going to be a matter which can be satisfied like in the form of outcomes. Income is never going to be fulfilled, right? So this is the biggest drawback of any democracy. और यहाँ पे अगर हम इनकम को रिलेट करें पर कैपिटा इनकम से, तो इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हम एक एवरेज इनकम निकालते हैं। हम पूरे इंडिया के सारे घरों का एक इनकम लेते हैं और उनको हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं, फिर उसको डिवाइड करते हैं टोटल पॉपुलेशन से। तो यहां पे हो सकता है कुछ लोग 5 रुपया कमा रहा है, कुछ लोग करोड़ रुपया कमा रहा है, तो कहां से आप उनको एवरेज इनकम के फॉर्म में आप जस्टिफाई कर रहे हो, राइट। तो ये जो इतना बड़ा डिस्पेरिटी है, लाइक इनइक्वालिटीज है हमारे पास इनकम के बेसिस पे, ये कहीं से हमारे पास एक प्रॉपर तरीका नहीं हो सकता जो कि हमारा कंक्लूड करेगा लाइक डेवलपमेंटल गोल्स को। तो इसीलिए पर कैपिटा इनकम का एक बहुत बड़ा हमारे पास ड्रॉबैक हो जाता है कि इनकम इज नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल। इट इज नॉट गोइंग टू टेल अबाउट इनइक्वालिटीज बेस्ड ऑन इनकम। दैट्स व्हाई दिस इज द बिगेस्ट लिमिटेशन ऑफ पर कैपिटा इनकम। और ये पॉइंट्स अगर आप मेंशन करते हो इसी तरीके से तो दैट इज मोर देन इनफ। और अभी तक हम क्या कर रहे हैं? वन वर्ड आंसर ही देख रहे हैं, वन स्टेटमेंट आंसर ही देख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन 2015 में आया हुआ। अब अगर हम आगे बढ़ें, राइट, सो अगेन यू कैन सी व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया एज पर एचडीआई रिपोर्ट इन 2004। ये डेटा थोड़ा हमारा पुराना है और जो यहां पे आपका आंसर होगा वो बेस्ड ऑन होगा आपके एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में ये एग्जैक्ट रैंकिंग मेंशन किया गया 2004 के एचडीआई का, इंडिया का। तो वहां पे ये रैंकिंग जो बताया गया वो 126 है। काफी ज्यादा फैक्चुअल डिटेल्स है, ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, तो इसे आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे और इसी पे काम करने की कोशिश करेंगे, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं जहां पे हम बात कर रहे हैं डिफाइन एवरेज इनकम। हमने आज के पिछले क्वेश्चंस के दरमियान भी इस चीज को देखा था और वहां पे हमने इसे डिफाइन करने की कोशिश किया था। व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज इनकम? हम बार बार इसे कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चंस इससे भतेरे पड़े हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे आते हैं, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से हमें समझना। और इसमें कुछ है ही नहीं, क्या है? टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन,
राइट, यही तो है हमारा क्राइटेरिया, राइट। यहां पे हम क्या बात कर रहे हैं, इसको डिफाइन करने की बात करिए। सो टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन, राइट। टोटल इनकम ऑफ द कंट्री क्या होता है, ये हमारा हो सकता है जीडीपी, इसे आप लिख सकते हो क्या भाई, ये हमारा जीडीपी हो गया, ये हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गया एक साल का। अब जीडीपी को अगर टोटल पॉपुलेशन से आप डिवाइड कर देते हो, दैट विल बिकम योर एवरेज इनकम, और इसी को हम बोलते हैं क्या, पर कैपिटा इनकम, पीसीआई, राइट। सो ये एक मार्क्स का आपका क्वेश्चन था, आपने आसानी से इसको कंक्लूड कर दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। अब यहां पे आप क्या देख रहे हो, यहां पे देख रहे हो कि ये एक टेबल दिया हुआ, और ये टेबल आपके एनसीईआरटी में हूबहू मेंशन किया गया, ठीक है ना। हमें ये देखना पड़ेगा कि यहां पे क्या पूछा जा रहा। यहां पे हम बात कर रहे हैं एचडीआई का। आपको पता है कि एचडीआई के 3 पैरामीटर्स थे, डेवलपमेंटल गोल्स के, उनके 3 पैरामीटर। पहला क्या था भाई हमारे पास, बेटर हेल्थ, दूसरा क्या था, बेटर एजुकेशन, और तीसरा क्या था, तीसरा था हमारा पर कैपिटा इनकम, ठीक है। अब इन्हीं तीनों चीजों को ध्यान में रखते हुए ये टेबल तैयार किया गया है। 3 स्टेट्स का डेटा दिया गया है, पंजाब, केरला, बिहार का, ठीक है ना। अब इन तीनों स्टेट्स को कंपेयर किया गया है। इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट पर 1000 कितने बच्चे हमारे पास मर जाते हैं, देखिए ये हमारे पास पंजाब, केरला और बिहार का डेटा यहां पे दिया गया। लिटरेसी रेट देखिए 2000 का, 2003 का डेटा देखा हमने, 2001 का देखा, और फिर यहां पे 1995-96 का डेटा हम देख रहे हैं। ये सारे डेट्स भी आपको मेंशन किए गए, और इन सारे डेट्स को देख के, इन सारे डेटाज को देख के आपको क्या करने हैं, ये आंसर देने हैं कि विच स्टेट अपीयर्स द मोस्ट डेवलप्ड, राइट। अब यहां पे ये एक और बहुत बड़ा डिलेमा हो जाता है कि हम ये जो डेवलपमेंट कंक्लूड कर रहे हैं किस बेसिस पे कर रहे हैं, एचडीआई या फिर पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम से रिलेटेड यहां पे हमने कोई भी पॉइंट ही नहीं इंक्लूड किया। यहां पे पर कैपिटा इनकम, जब वहां पे जब भी हम बात करें वहां पे इनकम की बात करें, आप कहां पे देख रहे हो, यहां पे इनकम का कोई डेटा ही नहीं है, तो हम बात करें एचडीआई का। तो एचडीआई का जब भी हम बात करेंगे तो हम बार बार बात करें, वहां पे बात करें हेल्थ का, एजुकेशन का, और फिर से एजुकेशन का, राइट। ये दोनों हमारे एजुकेशन के पैरामीटर्स हैं, और यहां पे आपने देखा कि हमारा हेल्थ का हो गया। हमने देखा ये कुछ एक डेटा, पंजाब में पर 1049 बच्चे क्या हो जाते हैं, अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव। लिटरेसी रेट वहां का है 2001 का 70। यहां पे अगर बात कर रहे हो 1995-96 के नेट अटेंडेंस रेशियो फॉर क्लास 1 to 5 अगर देखें तो 1995-96 में 81 बच्चे स्कूल में जाते थे, और राइट। केरला की बात करें तो इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट काफी कम, 11। 91 जो वहां का है लिटरेसी रेट है 2001 के अनुसार, और 91 जो है बच्चे वो स्कूल अटेंड करते हैं 1 से 5 क्लास के बीच, राइट। अब बिहार की बात कर लें, बिहार में 60 बच्चे मर जाते हैं 1000 में से। इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट हमारा 2003 का था। ये 47% ही यहां के लोग क्या है, साक्षर हैं, मींस वो लिटरेट हैं, राइट। और 41% ही बच्चे स्कूल जा रहे हैं। अब इन्हीं सारे चीजों को आपको देखते हुए क्या करना है भाई, हमें इसका आंसर देना है कि आउट ऑफ दीज विच स्टेट कैन बी कंसिडर्ड एज द मोस्ट डेवलप्ड वन, राइट। तो यहां पे अगर हम देखें इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट तो ये सबसे कम होना चाहिए, तो सबसे कम किसका भाई, केरला, राइट। क्योंकि तभी हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगा जब हमारे पास ज्यादातर बच्चे का लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट बढ़े, विच मींस व्हाट, मोर्टेलिटी रेट्स मस्ट हैव टू बी डिक्रीज, राइट। तो यहां पे सबसे कमा हुआ किसका है, 11 है, केरला का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिटरेसी रेट किसमें सबसे ज्यादा भाई, वहां पे भी आप केरला ही देख रहे हो, 91 है। अब आगे बढ़ते हैं, नेट अटेंडेंस रेशियो क्लास 1 से 5 तक में किनका सबसे ज्यादा है, केरला का ही है। इन 3 पैरामीटर्स में अगर आप देख लो तो ऑटोमेटिकली बता सकते हो कि केरला इज द मोस्ट डेवलप्ड स्टेट among all these 3, right, and this is the answer. Kerala appears the most developed as it is on the top among the other criteria of comparison, right, so that is your answer. तो ऐसे क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू में अब आजकल देखने को मिलते हैं, हम देखेंगे कुछ एक क्वेश्चंस आगे के स्लाइड्स में। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, which countries are known as rich countries on the basis of per capita income। जी हाँ, वर्ल्ड बैंक का हम क्लासिफिकेशन देख रहे हैं कंट्रीज का, बेस्ड ऑन व्हाट, पर कैपिटा इनकम। Countries with per capita income more than $12,236 per annum are known as rich country। यहां पे सिर्फ हमें rich country का कैटेगराइजेशन देखना, तो ये आपका डेफिनेशन है rich country का अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, एंड द अमाउंट इज $12,236 पर annum। अगर कोई कंट्री का हर एक बंदा हर साल इतना डॉलर कमा रहा है, विच मींस व्हाट, दैट कंट्री विल बी कंसिडर्ड एज रिच कंट्री। इसके बाद मिडिल
कंट्री, मिडिल डेवलप्ड कंट्री के बाद हमारे पास मिडिल डेवलपिंग कंट्रीज आ जाते हैं, फिर पुअर कंट्रीज आ जाते हैं। ये जो क्लासिफिकेशन है ये किनके द्वारा किया गया था? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। उसका मेजर पैरामीटर्स क्या है? उसका पैरामीटर है भाई पर कैपिटा इनकम, राइट। ये था हमारा यहां का क्वेश्चन और इसका आंसर। 2000 देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट है, 2012 और 2010 2 साल लगातार पूछा गया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं यहां पे अगले क्वेश्चन की तरफ, और यहां पे अगर देख रहे हो ये 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहां से हम देखेंगे एमसीक्यूज, राइट। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एवरेज इनकम। बहुतों बार हम ये क्वेश्चन देख चुके हैं, वहां पे हमें लिखने पड़ते थे आंसर, यहां पे हमारे एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन आ गया, राइट। तो एक एक स्टेटमेंट करके देखते हैं। एलिमिनेशन मेथड से हमें इरेडिकेट करना अननेसेसरी ऑप्शंस को, और फाइनली वी हैव टू एक्सट्रैक्ट द करेक्ट ऑप्शन, राइट। सो एलिमिनेशन मेथड क्या बोलता है भाई कि जो आपको आपके डेटा के हिसाब से सही लगता है आप उसको थोड़ा थोड़ा फिल्टर करते रह जाइए, और फाइनली आपको जो बेस्ट ऑप्शन लगता है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहला बात हम लोग बात करें एवरेज इनकम, विच मींस व्हाट? पर कैपिटा इनकम, राइट। पर कैपिटा इनकम क्या होता है? हमने बात किया टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, राइट। सो द टोटल इनकम ऑफ पॉपुलेशन, ये तो सफिशिएंट नहीं, हमें इसे डिवाइड भी करना है ना, सॉरी इससे डिवाइड करना है टोटल जीडीपी को, राइट। तो सॉरी ये हो गया हमारा जीडीपी, और जीडीपी को अगर हम डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन से तभी होगा, तो यहां पे तो हमारे पास सफिशिएंट डेटा ही नहीं है। नेक्स्ट, द इनकम अर्न्ड बाय हाईएस्ट अर्नर्स इन अ पॉपुलेशन, दैट टू इज नॉट करेक्ट, ये कहां से आ गया, राइट। नेक्स्ट, द इनकम अर्न्ड बाय द लोएस्ट अर्नर्स इन अ पॉपुलेशन, ये तो बिल्कुल नहीं आएगा भाई, राइट। सो द लास्ट वन इज द टोटल इनकम डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन। टोटल इनकम मींस हमारा जीडीपी, उसको हम डिवाइड कर रहे हैं हमारे टोटल पॉपुलेशन से, दैट वुड बी आवर आंसर। So correct answer here, correct option will be D for defining this average income, which is also called as per capita income. आपने देखा कैसे वो 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन फिर से आप देख रहे हैं यहां पे क्या पूछा जा रहा है, सिलेक्ट द डेवलपमेंटल गोल फॉर अ गर्ल, डेवलपमेंटल गोल फॉर अ गर्ल फ्रॉम अ रीच फैमिली फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। आपने देखा है, आपने पढ़ा है कि टाइम टू टाइम, पर्सन टू पर्सन, society to society and country to country developmental goals vary, right, based on circumstances also developmental goals varies, right। so यहां पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं, एक रीच लड़की का अपने फैमिली के अंदर उनका पर्सनल गोल क्या रहेगा। कोई रीच लड़की है, अमीर लड़की है, उसका अपने फैमिली के अंदर उसका क्या डेवलपमेंटल गोल रहेगा। तो इन सारे ऑप्शंस को हम देखते हैं, और जो नहीं जो कि हमारे अननेसेसरी उनको हम एलिमिनेट करेंगे। सबसे पहला ऑप्शन, टू गेट मोर डेज ऑफ वर्क, ये हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि बहुत सारे गर्ल्स पढ़ी लिखी होती हैं, वो हो सकता है काम करने में इंटरेस्टेड नहीं हो, बट उसके अलावा और क्या उनका जो डेवलपमेंटल गोल हो सकता है, चलिए देखने की कोशिश करते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज टू गेट एज मच फ्रीडम एज हर ब्रदर गेट्स, दैट कैन बी। बहुत सारे लड़कियों को, चाहे वो रिच फैमिली से आए चाहे पुअर फैमिली से आए, उनको इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है घर के अंदर, राइट। उनके भाई को जो राइट्स मिल रखे हैं वो जरूरी नहीं है कि आपके बहन को भी मिले, तो ये एक बहुत बड़ा हमारे पास डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है फैमिली के अंदर ही। तो हो सकता है ये में भी हो सकता है कि उनका गोल हो जाए कि उन्हें अपने भाई के जैसा ही उन्हें फ्रीडम मिले, राइट। टू गेट इलेक्ट्रिसिटी, ये इसका तो कोई सेंस ही नहीं बनता है। टू गेट वेटर वेजेज, वो काम ही नहीं कर रही है, हो सकता है उनका इंटरेस्ट हो तो काम करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगी, तो ये जरूरी नहीं कि उनको डेवलपमेंटल गोल्स में ये शामिल हो। तो यहां पे हमारे लिए सबसे मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर क्या हो सकता है, टू गेट एज मच फ्रीडम एज हर ब्रदर गेट्स, जितने उनके भाई को फ्रीडम मिल रहे हैं एक रिच फैमिली के गर्ल्स को भी उतने ही फ्रीडम चाहिए, यही उनका डेवलपमेंटल गोल्स हुआ है, राइट। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो देखिए यहां पे सीबीएसई 2022 में फिर से ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, राइट। यहां पे हमें कैलकुलेट करना है क्या भाई, द एवरेज इनकम ऑफ द फैमिली। यहां पे हमारे पास देख रहे हैं मदर का इनकम 50,000 है, बेटा का 20,000 है, फादर का 40,000 है, डॉटर का भी 20,000 है। टोटल आप कर लो, ये हमारे पास चार हो गए 50,000, 50,000 को हमने लिख लिया, 20,000, 20, 20, 40,000 को हम लिख लेते हैं, 40, 40, 80,000 डायरेक्ट लिखते हैं, 40, 80,000 ये हो गए हमारे टोटल 1,30,000, राइट। 1,30,000 इनको आप कितने से डिवाइड कर रहे हो, टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने भाई, 1 2 3 4, 4 से डिवाइड कर दोगे, दैट विल बी 32,500, दैट इज योर आंसर, राइट। तो आप क्या देख रहे हो, हमने क्या किया है, पर कैपिटा निकाला है, एवरेज इनकम निकाला है,
और इसके लिए हमने क्या किया, टोटल जो भी इनकम्स थे उनको हमने ऐड कर दिया और फाइनली जितने नंबर ऑफ पीपल थे उससे हमने उसको डिवाइड कर दिया, राइट। सारे इनकम जो थे घर के सबको हमने ऐड करके उसको 4 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि टोटल 4 ही पर्सन है यहां पे, और ये हमारा क्या दे दिया, एवरेज इनकम। काफी इजी है, राइट। आप यहां से देख सकते हो कि ये 2022 के कंपार्टमेंटल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन हो गया फिर से 2022 के कंपार्टमेंट से ही। क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडाइसेस इज गिवन प्रायोरिटी बाय द वर्ल्ड बैंक विद रिस्पेक्ट टू डेवलपमेंट। देखिए, which one of the following indices is given priority by the World Bank with respect to development। कौन सा वर्ल्ड बैंक को हमने बार बार देखा, हमारे पास किसी भी कंट्री के डेवलपमेंटल लेवल को मेजर करने के लिए दो अप्रोच हैं, एक तो वर्ल्ड बैंक का अप्रोच हो गया और दूसरा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर HDR, जो कि HDI रिलीज करता है हर साल, वो हमारे पास हो गया। अब यहां पे हमें चूंकि किसके बारे में बात करना है, वर्ल्ड बैंक का। वर्ल्ड बैंक किस बेसिस पे डेवलपमेंटल लेवल को मेजर करती है, पर कैपिटा इनकम या फिर एवरेज इनकम। तो हमारे पास कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है, पर कैपिटा इनकम इज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन हियर फॉर डिफाइनिंग द मीन्स और द पैरामीटर्स विच इज डिफाइंड बाय वर्ल्ड बैंक, राइट। ये हमारा आंसर हो गया डी। देखिए, ये हमारे पास 2022 के कंपार्टमेंटल में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, फिर से CBSE 2022 का कंपार्टमेंटल क्वेश्चन है। क्या है, देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। Which of the following are developmental goals of a prosperous farmers। अभी हमने देखा था पिछला क्वेश्चन जहां पे हमने देखा था रिच फैमिली से एक लड़की आ रही है, उसका डेवलपमेंटल गोल्स क्या हो सकता है। अब हम यहां पे देख रहे हैं एक रिच फार्मर का डेवलपमेंटल गोल्स क्या हो सकता है, और ये हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं, राइट। वेटर वेजेस, हायर सपोर्ट प्राइसेस फॉर क्रॉप्स, एश्योर्ड हाई फैमिली इनकम, मोर एज ऑफ वर्क। अगर आप देख लो तो यहां पे वेटर वेजेज हो चुकी, जॉब तो करते नहीं है जो उनको वेजेस ज्यादा अर्न करने की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए वेटर वेजेज का ऑप्शन तो हमारे पास पहले ही खत्म हो गया, राइट। हायर सपोर्ट प्राइस फॉर क्रॉप्स, आपको पता है कि MSP रिलीज करती है गवर्नमेंट क्रॉप के हार्वेस्ट से पहले। ये जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा फार्मर्स को फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा, राइट। तो ये किसान हर बार, चाहे वो रीच हो पुअर, वहां पे मैटर नहीं करता, सारे किसानों का एक कॉमन डेवलपमेंटल गोल होता है कि उन्हें ज्यादा MSP पे उनके जो क्रॉप्स हैं वो बिके, राइट, एंड दैट इज हायर सपोर्ट प्राइस फॉर क्रॉप्स। पहला पॉइंट तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा, एश्योर्ड हाई फैमिली इनकम। अब फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनको भी तो ज्यादा पैसा इनकम के तौर पे मिले। हर एक फैमिली के मेंबर्स को ये एक अपना चॉइस होता है, राइट। वो सारे लोग चाहते हैं कि उनके फैमिली के जो भी मेंबर्स वो ज्यादा से ज्यादा पैसा अर्न करें, ज्यादा ज्यादा इनकम अर्न करें, राइट। तो एश्योर्ड हाई फैमिली इनकम, ये भी तो उनका जरूरत हो जाता है। ये दोनों आपने देखा, ये तो सही है। मोर एज फॉर वर्क, वो क्यों ज्यादा से ज्यादा दिन काम करना चाहेंगे, ऐसा कोई जरूरत ही नहीं, सोचेंगे कम से कम दिन काम करके उनको ज्यादा से ज्यादा आउटपुट मिल जाए। यही तो हमारे पास एक रिच प्रोस्पेरस फार्मर का डेवलपमेंटल गोल हो सकता है। तो अब देखिए, सेकेंड और थर्ड वाला कौन सा हमारे पास ऑप्शन है, सी जो है, यही सिर्फ बता रहा है कि हमारे पास ये एक करेक्ट ऑप्शन है। जहां पे हम सेकेंड और थर्ड के बारे में अगर बोले तो ये हो सकता है हमारे पास प्रॉस्पेरस फार्मर्स का डेवलपमेंटल गोल्स। ये इस तरह के क्वेश्चंस आपको बहुत ही देखने को मिलेंगे, तो इस पे थोड़ा सा आप अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड को यूज करने की कोशिश करेंगे, एलिमिनेशन मेथड को यूज करेंगे, देन यू विल बी एबल टू गेट द करेक्ट ऑप्शंस हियर, राइट। तो ये था हमारा आंसर। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो हमारे पास CBSE 2023 के आए हुए MCQ हमारे सामने हैं। Which one of the following states had the highest human development index? अभी हमने देखा था जब हम बात कर रहे थे वन वर्ड आंसर, तो वहां पे हमने देखा था कि केरला बहुत ही बार अपीयर हो रहा था। हमने वहां पे कंपेयर किया था पंजाब और बिहार से भी, राइट। तो वहां पे अगर आपके NCERT में जानते हो, अगर पढ़े हो आपने NCERT, तो आपको पता है केरला इज कंसिडर्ड एज a state of India where we are talking about highest development index। HDI सबसे हाईएस्ट की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा वो है केरला में, तो नो डाउट हमारा आंसर हो जाएगा केरला, राइट। तो यहां तक हमने इसे देख रखा। अब अगर हम आगे बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है ये सब्जेक्टिव आंसर का। 2022 का हमारे पास सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया, 3 मार्क्स का। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा, ये 3 मार्क्स का। व्हाई आर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक्सप्लेन। पहला पार्ट आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पहले अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लेना। ये जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, इसके लिए अगर आप आंसर देते हैं तो आपको 1 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट जो है ये आपको पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन कि
जो फाइनल गुड्स का जो हम इंक्लूजन करते हैं जीडीपी के कैलकुलेशन के टाइम में, वो क्यों करते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स के इंटरमीडिएट जो प्राइसेस हम वहां पे ऐड कर रहे हैं वो वहां पे क्यों ऐड नहीं कर रहे हैं, राइट? तो इसको आपको एक्सप्लेन करना है, सो ऑब्वियसली दैट वुड बी देयर फॉर 2 मार्क्स। ये आपके 2 मार्क्स के लिए होंगे सेकेंड पार्ट। तो इसी के हिसाब से आपको अपने आंसर भी लिखने हैं। हम इस क्वेश्चन को आगे के स्लाइड्स में जो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं उसके थ्रू कवर करेंगे, ठीक है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपको पता है, और यहां पे हम ये भी देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है कि हम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस को ही क्यों इंक्लूड करते हैं। तो हमने देखा है कि अगर हम बार बार हर एक लेवल पे, चाहे प्राइमरी से सेकेंडरी की तरफ मूव करें या सेकेंडरी से टर्सरी, या फिर टर्सरी जब प्राइमरी और सेकेंडरी को सपोर्ट कर रही है, हर एक फेजेज में प्राइस ऐड होते जाते हैं, राइट? और एक इन सारे स्टेजेस को मिला के हमारे पास एक ही गुड्स तैयार हो रहा है। तो अगर हम हर एक स्टेज पे प्राइस को अगर इंक्लूड करेंगे हमारे पास हमारे अपने इनकम में, तो दैट विल बी वेरी मच एररफुल. It is not going to give clear cut idea about our GDP, right? So that is one of the appropriate method to connect with only final goods and services prices and skip all the intermediary prices. So this is the reason why we only go with final goods and services prices in place of intermediary, and this is the right answer for this question. पहले में आप जीडीपी को डिफाइन करोगे, दूसरी बात जब हम बात करेंगे फाइनल गुड्स का और इंटरमीडिएटरी गुड्स का, तो वहां पे आप एग्जांपल भी दे दोगे जैसे हमने दिया था, आगे हमने पढ़ा था, और उसके बाद फिर उसके आप 2 पॉइंट्स लिख दोगे और दैट्स इट. टोटल 3 मार्क्स का है तो 3 से ज्यादा पॉइंट्स नहीं दोगे, एक आपको डिफाइन करने हैं, दूसरा एग्जांपल देने हैं, ये सेकंड पार्ट के लिए, ठीक है? ये था हमारा क्वेश्चन 3 मार्क्स का 2022 में पूछा हुआ. एक और क्वेश्चन हम यहां पे देख रहे हैं, पीपल कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विथ एग्जांपल्स. अब आपने अभी तक ऑलरेडी 2-3 एग्जांपल देख रखा है. आपने देखा रीच फैमिली के जो लड़की हैं उनका डेवलपमेंटल गोल अलग है, रीच फार्मर जो है उनका डेवलपमेंटल गोल है, पुअर जो फार्मर है उनका डेवलपमेंटल गोल अलग होगा, एक स्टूडेंट है जिसके लाइफ में अलग अलग सर्कमस्टांसेस में उनका डेवलपमेंटल गोल अलग होगा, राइट? तो ऐसे ऐसे आपको एग्जाम्पल देने हैं. चूंकि 3 मार्क्स के हैं तो आपको बस 3 एग्जाम्पल्स दे देने हैं एंड दैट विल बी इनफ फॉर दिस क्वेश्चन. 3 मार्क्स, 3 पॉइंट्स एंड दैट्स इट, राइट? आगे बढ़ते हैं. देखिए अगला क्वेश्चन, ये देखा हमने 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन था, ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं. यहां पे हमारे पास 2018 का एक क्वेश्चन हमारे सामने है जो कि पूछ रहा है, हाउ इज द इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट, एक्सप्लेन विथ 3 एग्जांपल्स. ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, ठीक ना? क्यों हो जाता है इंपॉर्टेंट कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट से जहां भी टॉपिक रिलेट कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली हमारे पास करंट अफेयर्स से भी चूंकि कनेक्टेड रहते हैं, तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए सबसे बेस्ट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक ना? तो यहां से सबसे पहले हम क्या करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन करेंगे, फिर यहां पे हम कुछ एक एग्जांपल्स देंगे वाटर का या फिर फॉरेस्ट का या फिर जो हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस यूज करें उससे पॉल्यूशन का, और फाइनली ये हमारा आंसर कंक्लूड हो जाएगा. तो आपको पता है कि सबसे पहली बात कि हमारे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ डेवलपमेंट वेयर विल टॉक अबाउट keeping all these resources, current resources available for our future generation without compromising our present generation's need, and same time simultaneously we have to take care of our environment. If we include these things there in our definition, that is the correct definition of our sustainable development, right? Development at present without harming the environment, right? देखिएगा present में हम बात करें कि हम जो डेवलपमेंट कर रहे हैं वहां पे हम एनवायरमेंट की क्वालिटी को डिग्रेड नहीं करेंगे, उसको हार्म नहीं करेंगे. दूसरा, एंड ऑल्सो कीप इट सेफ फॉर द फ्यूचर जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी इन सारे रिसोर्सेज को हम रखेंगे अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए, और अगर इसको हम डिफाइन करें तो दैट इज जस्ट नथिंग बट आवर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. एग्जाम्पल्स अब हम देख लेते हैं. हमने बोला ग्राउंड वाटर को हम यहां पे इंक्लूड कर रहे हैं. ग्राउंड वाटर हमारे पास दिस इज द सिंगल मोस्ट मेजर सोर्स फॉर आवर सर्वाइवल, राइट? और क्यों? क्योंकि यही हमारे पास फ्रेश वाटर का सबसे बिगेस्ट सोर्स है, और द वे वी आर यूजिंग इट, कंज्यूमिंग इट, एक्सप्लॉइटिंग इट, soon that will be exhausted and that is going to create huge chaos in our life, right? So groundwater, which is a renewable resource, is getting depleted because of overuse and exploitation, right? People are facing problems of water crisis due to its indiscriminate use. ये देखिए कितना बड़ा पॉइंट लिखा गया है कि हम जुडिशियस तरीके से सिंस इसको यूज नहीं कर रहे हैं, वी आर इंडिस्क्रिमिनेटिंग द कंजम्पशन ऑफ वाटर, सो soon it will be converted into water crisis and that will be the biggest problem faced by human civilization, right?
और ये हमें यहां पे हमने इसको दिखा दिया है हमारे कंसर्न के तौर पे। एक्सप्लेन 3 पॉइंट्स में एग्जांपल देने, तो सबसे पहला हमने ग्राउंड वाटर का जो करंट सिचुएशन उसे हमने हाईलाइट कर लिया। दूसरा, द डेवलपमेंट इमर्ज्ड फ्रॉम द फास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो अभी हम इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा की बात करते हैं, राइट, लाइक बाय कटिंग ट्रीज, फॉरेस्ट, and ultimately you will see we are hampering our environment, causing pollution, and that will affect our personal life, right, quality of life will be affected। तो ये हमारा जो हो गया pollution, जो हो गया ये हमारा दूसरा लाइक एग्जांपल हो गया जो कि हमें कैटर करना है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बात नहीं कर रहे हैं। तीसरे अगर एग्जांपल की बात करें, क्रूड ऑयल, आपको पता है कि ये हमारे फॉसिल फ्यूल्स हो गए, लाइक कोल, पेट्रोलियम, जो नेचुरल गैसेस हो गए, ये सारे हमारे पास नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस है। और द वे वी आर यूजिंग दीज लाइक फॉसिल फ्यूल्स एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस, वी soon will face problem, because once if these are gone, it will take millions of years for its replenishment, and we will be very much in big worry, because we so far has not thought about some alternatives which will replace the consumption of these like non-renewable energy resources. Highly, right now we are highly dependent over these things, right? And we know very well, like these are having very limited stock, so we must have to find some alternatives urgently, otherwise this will be a big problem, right? And all these examples we have seen, these are happening because we are not following sustainable development. We are only going with our own repeated manner, overusing, over exploitation, and this will cause what? Problem, problem and problem। ये था हमारा क्वेश्चन और इसके आंसर, ये 3 मार्क्स के हैं। देखिए सीबीएसई 2018 में ये हमारा आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो 3 पॉइंट्स, 3 एग्जांपल हमने दे दिया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन किया, और यहां पे आप क्या लिखोगे, आंसर कहां से दोगे? क्वेश्चन जो आ रहा है आपके एनसीईआरटी से ही आ रहा है, ओरिजिनल कंटेंट से ही आ रहा है, तो आंसर भी आपको वहीं से देने हैं। और आपने सारा पॉइंट्स एग्जैक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में यहां पे मेंशन कर दिया। नो वन इज गोइंग टू टच एंड डिडक्ट योर मार्क्स देयर, राइट। सो ये था आपका आंसर। आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2016 का देखिए आया ये क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन भाई? पीपल हैव कॉन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंटल गोल्स, वीवीआई। अभी हम देखें, अगर आपने एमसीक्यू देखा होगा, वन वर्ड आंसर देखा होगा, हमने कुछ एक डेवलपमेंटल गोल्स के बारे में बात किया। कैसे कैसे डेवलपमेंटल गोल्स की बात की हमने? कॉमन डेवलपमेंटल गोल्स की बात करें। अब हम यहां पे बात कर रहे हैं कॉन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंटल गोल्स। कॉन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंटल गोल्स, कॉन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंटल गोल्स क्या होता है भाई, जरा देखते हैं। कॉन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंटल गोल्स हो गया, इसके बारे में हम बात करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक ना। अगर हम आगे बढ़ें तो हम इसे डिफाइन भी करेंगे। इसको यहां पे इससे रिलेटेड ये पूछा जा रहा है कि इसके सपोर्ट में आप अपने कुछ एक स्टेटमेंट्स को भी दीजिए एग्जांपल्स के तौर पे। तो सबसे पहली बात, कॉन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंटल गोल्स क्या है, और ये हर एक कंट्री के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है इसको टैकल करना, इसको रिजोल्व करना। देखिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि वो एक ऐसे गोल्स, सबसे पहले तुम इसे डिफाइन करेंगे व्हाट डू मीन बाय कॉन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंटल गोल्स। वैसे डेवलपमेंटल गोल्स जो कि पर्सनल लाइफ में मेरे लिए बहुत ही ज्यादा सुटेबल है और मुझे अर्जेंटली उसके फुलफिलमेंट की नीड है, बट सेम टाइम इट इज गोइंग टू हैम्पर द needs and aspiration of others, which means what? My interest is colliding with others and causing problem there, creating conflict there. So such type of goals will be called as conflicting developmental goals, right? हम कुछ एक एग्जांपल्स भी लेंगे, राइट, नेशनल लेवल पे लेंगे हम लोग, इंडिविजुअल लाइफ में भी बात करेंगे इसकी, और फाइनली इस क्वेश्चन को हम कंक्लूड करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं, sometimes the developmental goals of people may be conflicting in nature and prove very much destructive for others, right? ये सारे जो टर्म्स हो गए हैं आपको यूज कर रहे हैं बिकॉज दीज आर स्पेसिफिक कीवर्ड्स, ठीक ना। ये सारे हमारे जो टर्म्स आप देख रहे हैं, दीज आर एसेंशियल कीवर्ड्स, दीज मस्ट हैव टू बी देयर इन योर आंसर्स, राइट। तो यहां पे हमने क्या देखा कि डेवलपमेंटल गोल्स ऐसे भी हो सकते हैं कॉमन गोल्स के अलावा, जो कि कभी कभी एक दूसरे लोगों के साथ क्या कर सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकते हैं, एंड दैट इज वेरी वेरी डिस्ट्रक्टिव फॉर नॉट जस्ट फॉर an individual person but for whole society, and that can be destructive for whole nation sometimes, right? हम देखेंगे पहले एक बड़े लेवल पे इसका एक एग्जांपल। मान लीजिए कि कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम हम बात करें इसकी, हमने बताया था ना कि हम बात करेंगे एग्जांपल्स की, पहले हम देंगे एक नेशनल लेवल पे कैसे हमारे पास कॉन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंटल गोल्स देखने को मिलते हैं। हम बात भी किए थे इसके बारे में काफी डिटेल में जाके, अगर आपको देखना है तो आप वन शॉट में जाके देख सकते हैं।
हमारा लेक्चर ऑलरेडी वहां पे है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम हो रहा है, ये हमारे पास कहे जाते हैं मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। ठीक है ना, क्यों हम बोलते हैं मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, क्योंकि एक डैम के द्वारा हम अलग अलग तरह के अपने पर्पसेस को फुलफिल कर सकते हैं, उनके आउटपुट को हम हार्नेस कर सकते हैं। बट जब आप डैम का कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो सबसे पहला डिमेरिट कि यू आर ऑब्स्ट्रक्टिंग द नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर, विच मींस व्हाट, यू आर हैम्परिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। फर्स्ट, पहला तो आपने कॉन्फ्लिक्ट कर दिया, राइट। दूसरा, नेचर के साथ आपने कॉन्फ्लिक्ट अपना दिखाया यहां पे। दूसरा, अब ह्यूमंस के साथ आपका कैसे यहां पे कॉन्फ्लिक्ट होने वाला, जरिया चलिए देखते हैं। जब आप रिजर्वायर फॉर्म कर रहे हो, आप जब ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे वाटर को, तो बहुत बड़ी मात्रा में वाटर एक साइड जमा हो जाएंगे ना, दैट विल बी कॉल्ड एज रिजर्वायर। अब वो जो बड़ा सा रिजर्वायर रहेगा वो काफी बड़े फर्टाइल एरिया हो सकता है या फिर फॉरेस्ट होगा जिसको वो सबमर्ज कर देगा। फर्टाइल एरिया आपको पता है कि वो फार्मर्स का लैंड हो सकता है, एग्रीकल्चरल पर्पसेस से वो हो सकता है, पहले यूज हो रहा था। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं फॉरेस्ट का, अगर तो फॉरेस्ट तो भाई वो तो नेचुरल हैबिटेट्स है, एनिमल्स का, ट्रीज का, बहुत सारे बर्ड्स का, राइट। हो सकता है वहां पे ट्राइबल फैमिलीज भी रह रहे हो, अब उनको आप क्या कर रहे हो, फोर्स कर रहे हो माइग्रेट करने के लिए। Who will want to relocate from his own home? Not relocate means permanently moved from his own home. Someone is going to take away his home from him. How will you feel if something similar like this is going to happen to you? Right? तो यहां पे बात कर रहे हैं conflict का, which is getting created because of a fulfillment of interest which is very much डायर नीडेड बाय समवन, राइट। तो यहां पे हमने क्या बात किया कि कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम का हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया, दैट कुड बी अ डेवलपमेंटल गोल फॉर इंडस्ट्रियलिस्ट, बट इट इज अ कॉन्फ्लिक्टिंग गोल, इट इज अ कॉन्फ्लिक्टिंग गोल एज इट वुड अफेक्ट द लाइव्स ऑफ द पीपल लिविंग इन दैट एरिया, एज द लोकल पीपल में गेट डिस्प्लेस्ड एंड दे मस्ट हैव टू माइग्रेट एंड देयर लाइवलीहुड माइट आल्सो गेट डिसरप्टेड। सडनली वो कहां पे चले जाएंगे, उनको तो हमेशा अपने फैमिली को फीड करना, अर्जेंटली दे हैव टू सर्वाइव फर्स्ट, राइट। अब वहां से अगर आपने उनको बोला फोर्सफुली कि चलो आप निकलो यहां से, तो कहां जाएंगे वो। आप गवर्नमेंट का भी मान लगता है कुछ कंपनसेशन देते तो वो तुरंत तो आ नहीं जाता है। तो ये सारे चीजें हमें देखनी पड़ेगी, और यहां पे हम देख रहे हैं कैसे एक जो पर्सन के लिए हो सकता है कि वो डेवलपमेंटल गोल्स हो, बट सेम टाइम वो अदर पर्सन के लिए क्या हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव गोल्स हो सकते हैं, राइट। तो ये हो गया हमारा पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो गया, अगर हम बात करें मुंबई जैसे बड़े बड़े शहर या फिर दिल्ली जैसे बहुत बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज का, यहां पे मान लीजिए कि एक ऐसे एरिया में, लोकेलिटी में एक बहुत सारे स्लम रह रहे हैं, और अचानक वहां पे कोई बिल्डर आता है और बोलता है कि हम यहाँ पे बहुत बड़ी रियल एस्टेट की रियल एस्टेट को लेके एक बहुत बड़ा अपार्टमेंट खड़ा करेंगे। अब ये जो बड़े बड़े रिच लोग इस अपार्टमेंट में रहेंगे, वो क्यों चाहेंगे कि उनके सामने ही ये छोटे छोटे झुग्गियां रहें, झुग्गी बस्तियां रहें और स्लम एरियाज रहें, राइट। तो इनका डिस्प्लेसमेंट होगा, दैट इज अगेन अ बिग कंसर्न हियर, राइट। सो इफ देयर इज अ स्लम नियर द हाई राइज बिल्डिंग, then the people of that high rise building will have the developmental goals to remove the slum from that locality, which will be conflicting goal as it would be displacing the people from slum. अब बताइए कहां से सही है, एक के लिए डेवलपमेंटल गोल्स हो सकता है, पर वही गोल दूसरे के लिए क्या हो सकता है, एक डिस्ट्रक्टिव सिचुएशन क्रिएट कर सकता है, और वहां पे कॉन्फ्लिक्ट हम आते हुए देख रहे हैं। ये था हमारा कुछ एक पॉइंट्स, और इस तरीके से हमने इस पिछले क्वेश्चन को कंक्लूड कर दिया। देखिए 2016 का ये आया हुआ क्वेश्चन है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, राइट। डिस्क्राइब एनी 3 पॉसिबल डेवलपमेंटल गोल्स ऑफ लैंडलेस रूरल लेबरर्स। ये बताइए कि कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी तक हमने बात किया है जो, वो मैं फिर से यहां पे हाईलाइट कर रहा हूं। अभी तक जो हमने डेवलपमेंटल गोल्स की बात की है, सबसे पहले हमने देखा किसके बारे में, रिच गर्ल का डेवलपमेंटल गोल क्या होगा, क्वेश्चंस के थ्रू हमने देखा है भाई साहब। ये सब आपके एनसीईआरटी में तो बहुत सारे और अदर क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, ये अभी हमने सिर्फ क्वेश्चंस के थ्रू इन सारे चीजों को कवर किया है। बताइए कि कितना इंपॉर्टेंट है ये सब। इसके बाद हमने देखा प्रॉस्पेरस फार्मर्स का क्या हो सकता है डेवलपमेंटल गोल्स, प्रॉस्पेरस फार्मर्स का भी हमने देखा कि क्या उनका डेवलपमेंटल गोल्स हो सकता है। तीसरा, अभी अभी हम देखने जा रहे हैं कि लैंडलेस रूरल लेबरर्स का क्या हो सकता है डेवलपमेंटल गोल, लैंडलेस रूरल लेबरर्स का
डेवलपमेंटल गोल्स क्या हो सकता है? अब बताइए कि ऐसे अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो डेफिनेटली 100% इसी तरह के सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस आप डेफिनेटली 110% आप अपने बोर्ड एग्जाम में देखने वाले हो। आपके एनसीईआरटी में बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, समाज के हर एक सेक्ट से एक रिलेट करते हुए एक एग्जांपल दिया गया है और उनके डेवलपमेंटल गोल्स को एग्जांपल्स के फॉर्म में दर्शाया गया है, मेंशन किया गया है। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है इन सारों को कनेक्ट के साथ कनेक्ट होकर रहना, और कभी कभी वहां पे हमारे पास प्रेजेंस ऑफ माइंड भी लगाना बहुत जरूरी हो जाता है। जैसा कि यहां पे हम बात करने वाले हैं डेवलपमेंटल गोल्स ऑफ लैंडलेस रूरल लेबरर्स। अब पहला तो आप देख लो कि वो लैंडलेस हैं, तो सबसे पहला डेवलपमेंटल गोल क्या होगा उनका, कि वो चाहें कि उनको लैंड हो, उनका अपना लैंड हो, राइट। उसके बाद दूसरा क्या हो सकता है, अदर देन दिस दे विल आस्क फॉर बेसिक फैसिलिटीज और मोर डेज ऑफ वर्क। यहीं पे हमने 2 पॉइंट देख लिया। वो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि उनको जो बेसिक फैसिलिटीज लाइक एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज, लाइक गुड ट्रांसपोर्टेशन, होम फैसिलिटीज, और जितने भी उनको बेसिक फैसिलिटी, रोटी कपड़ा मकान तो सबसे ज्यादा बेसिक हो गया, और उसके साथ साथ हमें आज एजुकेशन भी चाहिए, बेटर हेल्थ फैसिलिटी चाहिए, हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी चाहिए, ये सारे चीज होने चाहिए। ये हर एक बंदे का एक बेसिक डेवलपमेंटल गोल होता ही है, और ये तो भाई लैंडलेस रूरल लेबरर्स हैं। तो यहां पे हमने प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज किया और हमने एक पॉइंट मेंशन कर दिया। दूसरा चीज यहीं पे हमने ऐड किया है डेज ऑफ वर्क। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इनके लिए अपॉर्चुनिटी। इन्हें अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलेगा तो फिर वो कैसे सर्वाइव करेंगे, कैसे अपने फैमिली को फीड करा पाएंगे। तो ऐसे केसेस में हमें चाहिए मोर डेज ऑफ वर्क, राइट। अब हम आगे देखे हैं इसी चैप्टर में कि कैसे मनरेगा लाया गया और इनको एक फिक्स नंबर ऑफ डेज तक जॉब प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया गया, राइट। यहां पे हम देख रहे हैं कि मोर डेज ऑफ वर्क भी उनका एक क्या हो गया, डेवलपमेंटल गोल्स हो गया, साथ साथ बेसिक फैसिलिटीज हमने देख लिया है। अब जब ये काम कर रहे हैं तो इनको क्या चाहिए भाई, ज्यादा से ज्यादा अच्छी सैलरी मिले। ये तो सबका डिमांड रहेगा ना, ज्यादा से ज्यादा अच्छी सैलरी मिले। बेटर वेजेस इज अगेन वन ऑफ द डेवलपमेंटल गोल फॉर दीज पीपल, राइट। बेटर वेजेस भी आप देख रहे हो। तीसरा, क्वालिटी एजुकेशन टू दियर चिल्ड्रन इन द नियर बाय गवर्नमेंट स्कूल। अब इनके चिल्ड्रन और भी ऐसे डेवलपमेंटल गोल हो सकते हैं, बट मान लीजिए कि हम तीसरा एग्जांपल हमें देना है तो हम उनके फैमिली पे आ जाते हैं। फैमिली में क्या होगा कि उनके बच्चे जो होंगे उनके लिए बेटर हॉस्पिटल्स रहने चाहिए नियर बाय एरियाज में, जहां पे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट और ऑलमोस्ट एट अ वेरी लो प्राइस उनका ट्रीटमेंट और सारे हेल्थ फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड किए जाने चाहिए। अलग से एक पॉइंट आप दे सकते हैं कि अगर बच्चे हैं तो उन्हें स्कूल जाना है, उनका फी ना हो, ऐसे केसेस में हम बात करें गवर्नमेंट स्कूल का जो कि ये सारी चीजों को कवर करती है, तो नियर बाय एरिया में उनका गवर्नमेंट स्कूल भी हो जहां पे हम उनके बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन भी मिल पाए, राइट। अब उनके घर से इन सारे जगह पे जाने के लिए क्या चाहिए, मेटालिक रोड चाहिए। मेटल रोड मींस उनको हर एक ऑल वेदर रोड की कनेक्टिविटी होना चाहिए। हमने बात किया ट्रांसपोर्टेशन का। तो बताइए कि ये सारे 5-6 पॉइंट मैंने जो बताया उसमें से आपके तो 3 ही लिखने, क्या आप 3 नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, 100% लिख सकते हैं। और आई एम डैम श्योर इफ यू राइट सम ऑफ दीज पॉइंट्स डेफिनेटली यू विल गेट फुल आउट ऑफ फुल। नो वन इज गोइंग टू डिडक्ट योर मार्क्स हियर, राइट। तो ये सारे आपके अंडरस्टैंडिंग है, आप कुछ एक कॉमन सेंस लगा के प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करके आसानी से इन सारे आंसर्स को टैकल कर सकते हो, राइट। ये था हमारा क्वेश्चन 2016 का, जो कि अभी अभी हमने इसको कंप्लीट किया। आगे बढ़ते हैं तो हमारे लिए एक क्वेश्चन हो गया अगला, मनी कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वन नीड्स टू लिव वेल, राइट। डू यू एग्री विथ द स्टेटमेंट? जस्टिफाई योर आंसर्स विथ एनी 3 सुटेबल आर्ग्यूमेंट्स। क्वेश्चन आया हुआ है हमारा फिर से 2016 का ही, बिल्कुल। अब हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड बैंक हमने पहले भी बात किया था कि मनी कांट बी कंसिडर्ड एज अ पैरामीटर फॉर अचीविंग डेवलपमेंट और मेजरिंग द लेवल ऑफ डेवलपमेंट, राइट। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ मैटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ को ही ये फुलफिल कर सकता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ से इसका कोई लेना देना नहीं, राइट। अगर हम बात करें कुछ एक एग्जांपल्स का, जो कि यहां पे बाकायदा पूछा जा रहा है, 3 सुटेबल एग्जांपल आप दीजिए, तो हम इन एग्जांपल्स के थ्रू इसे कंक्लूड करने वाले हैं कि मनी कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वन नीड्स टू लिव अ वेल मैनर्ड, वेल
एस्टैब्लिश क्वालिटी ऑफ लाइफ, राइट। तो यहां पे हम देखते हैं, इट इज ट्रू टू से दैट मनी इन आवर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट नीड टू लिव वेल, बिकॉज, अब बताइए, क्या हमारे पास बहुत सारा पैसा है, हमारे जो इंडिया के रिचेस्ट पर्सन है, क्या वो कभी बीमार नहीं पड़ते हैं? क्या उन्हें कभी इन्फेक्शियस डिजीज नहीं होता? क्या वो इस इन्वायरमेंट से बाहर रह रहे हैं? वो भी तो इसी पॉल्यूशन में अपने आप को ब्रीथ करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, राइट? क्या उनके पास टेंशन नहीं है? क्या वो इसी सोसाइटी के अंदर नहीं रह रहे हैं जहां पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं? बिल्कुल, आप बिल्कुल समझ सकते हैं इन सारी बातों से कि मनी आपको मेटेरियलिस्टिक वेलबींग्स मेंटेन कर, आपके मेटेरियलिस्टिक वेलबींग्स को मेंटेन कर सकता है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट क्वालिटी ऑफ लाइफ, वी आर वेरी मच, इट इज वेरी मच फार फेज्ड काइंड ऑफ कंटेंट फ्रॉम मनी, राइट? तो सबसे पहले बात करते हैं हम एग्जांपल की, तो मनी कैन नॉट बाय अस अ पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। हमने दिया एग्जांपल ना कि हमारे वेल्दी पीपल कितने भी वेल्दी हो जाएं, बट वो भी इसी पॉल्यूशन से भरे हुए एनवायरनमेंट में रहने के लिए मजबूर है, क्योंकि उनके पास भी कोई अल्टरनेट नहीं है ना। वो आसमान में क्या एक कॉलोनी बना के रहने जा रहे हैं क्या? ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। हो सकता है इन फ्यूचर एलन मस्क एक बड़ा सा सैटेलाइट बना ले जहां पे वो अपना पूरा घर वगैरह लेके वहीं पे सेट हो जाए, तो अलग बात है, ठीक है ना। बट अभी की अगर हम बात करें तो बिल्कुल अनकन्वेंशनल है, राइट? तो इसीलिए अगर हम बात करते मनी, तो मनी कैन नॉट बाय अस अ पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, राइट? दूसरा, इट कैन नॉट इंश्योर unadulterated medicines to the people, right? The way we are consuming medicine nowadays, we are very much highly making all these things very much toxic for all of us, right? हम छोटे छोटे लाइक सिकनेस के लिए भी मेडिसिन आज यूज करें, विच इज इंक्रीजिंग टॉक्सिसिटी विद इन आवर बॉडी, राइट? अब ये जो मेडिसिन है उसमें भी उसकी क्या क्वालिटी है, उसके कुछ एक जो पैरामीटर्स है, क्या उसको प्रॉपर्ली तरीके से चेक किया जा रहा है, वहां पे भी हम अपने आप को 100% जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो बिजनेसमैन पीपल हैं जो उसमें एंगेज्ड हैं, उनको अपने तरीके से प्रॉफिट जनरेट करना है, विच मींस व्हाट दे हैव टू डू, कंप्रोमाइज when they do prepare some drugs or medicine, right? So we cannot take guarantee that the medicine I'm going to take, that is unadulterated medicine, right? So this is again one of the example where you can say money can't buy this thing, right? Next, it cannot protect us from infectious disease. क्या हम बीमार नहीं पड़ेंगे अगर हम अंबानी या अदानी या फिर बहुत बड़े एलन मस्क होंगे तो हम क्या बीमार नहीं पड़ रहे हैं? ये बिल्कुल हमें इसी सोसाइटी के अंदर रहना है, चाहे हम कितने बड़े आदमी हो जाएं, तो यहां पे हम थोड़ा सा उनसे अलग रह सकते हैं, अलग तरीके से रह सकते हैं, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड हो सकता है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट आवर होल सराउंडिंग्स, वी आर नॉट अवे फ्रॉम दैट. इफ समथिंग इज गोइंग टू हैपन देयर, वी टू विल बी अफेक्टेड directly or indirectly, right? So we can say that money cannot buy all the goods and services that one needs to live well, right? ये हमारे 3 एग्जाम्पल हो गए और ये हमारा इस आंसर का कंक्लूजन हो गया, राइट? ये था हमारा 2016 में आया हुआ क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डिफरेंशिएट बिटवीन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एंड वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। मैंने स्टार्टिंग में भी आज के पहले क्वेश्चन से मैंने इसे डिफरेंशिएट करना स्टार्ट कर दिया। आपको पता होगा हमने वहां पे देखा था HDR के 3 पैरामीटर्स हैं जिसके थ्रू वो डेवलपमेंटल लेवल्स को डिसाइड करते हैं और कंट्री के डेवलपमेंटल लेवल्स को वो कंक्लूड करते हैं। क्या क्या वो फैक्टर्स थे? एजुकेशन, हेल्थ एंड इनकम। बट वर्ल्ड बैंक की बात करें तो उनके लिए सिर्फ एक ही पैरामीटर एंड दैट इज पर कैपिटा इनकम और एवरेज इनकम, राइट? तो हम इसको एक बार फिर से समराइज कर देते हैं एंड दैट वाज आस्क्ड इन 2015 और हो सकता है कि इससे एक या फिर 2 क्वेश्चन, इसी से हम 2 क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं, बहुत सारे एमसीक्यूज के क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हैं। तो ये कवरेज, सिलेबस कवरेज के हिसाब से ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आप बहुत सारे क्वेश्चंस को कवर अप कर सकते हैं, ठीक है? सो द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एंड वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट रिपोर्ट कैन बी डिफरेंशिएटेड ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। पहला ग्राउंड क्या है भाई? HDR is published by United Nations Development Program, UNDP, while if we talk about World Development Report, WDR, World Development Report, that is published by World Bank. आप देख रहे हो ये 2 चीज, जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है HDR, दैट इज प्रिपेयर्ड बाय UNDP, WDR वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो होता है पब्लिश, वो होता है किनके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो पहला आपने एक डिफरेंशिएशन यहां पे कर दिया है। अगले पॉइंट की तरफ अगर हम बढ़े, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इज पब्लिश्ड ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम प्लस हेल्थ फैसिलिटीज प्लस एजुकेशनल लेवल्स, राइट? 3 चीज हम यहां पे इंक्लूड कर रहे हैं।
एचडीआर के अंदर। पहला तो इनकम रहेगा ही, पर कैपिटा इनकम, राइट। दूसरा हेल्थ भी हमने ले लिया, तीसरा हमने ले लिया एजुकेशन लेवल वहां का क्या है। पर अगर हम वर्ल्ड बैंक की बात करें, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो होता है वो एक ही पैरामीटर पे काम करता है, एंड दैट इज पर कैपिटा इनकम, जस्ट पर कैपिटा इनकम। अब देखिए कैसे यहां पे हमारे लिए इस चीज को डिफरेंशिएट करना आसान हो गया। और यहां पे अगर बात करते हो, एक और आप पॉइंट मेंशन करते हो कि ये जो कवर करता है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ को कवर करता है, ठीक है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को कवर करता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ को कवर कर रहा है कौन? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। वर्ल्ड बैंक का जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है दैट इज ओनली लिमिटेड टू व्हाट? क्वांटिटी ऑफ लाइफ। इन अदर वर्ड्स, अगर आप इसको कवर कर रहे हो, दैट इज रिलेटेड टू नॉन materialistic things, related to non materialistic things। यहां पे अगर हम बात करें क्वांटिटी ऑफ लाइफ की बात कर रहे हैं, तो यहां पे हम बात कर रहे हैं ओनली मैटेरियलिस्टिक थिंग्स, राइट। ये सारे चीज आपको डिफाइन करने पड़ेंगे। कुछ एक तो एग्जैक्ट आपको मेंशन करने हैं पॉइंट्स, बट आपको अपने भाषा में भी आपके आंसर लिखने हैं, राइट ना, जिससे ये पता चले कि आपको अपना पॉइंट वहां पे रखने आ रहा है, आपने उससे सीखा और उसको आप अपने भाषा में प्रेजेंट कर रहे हो। दैट इज अ स्किल सेट, आपको ये स्किल भी डेवलप करना पड़ेगा, राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एचडीआर गिव्स द रियल पिक्चर ऑफ डेवलपमेंट एज बोथ द मटेरियल एंड नॉन मटेरियल क्राइटेरिया। जी हाँ, यहां पे हम दोनों चीज के बारे में बात करें, क्वालिटी ऑफ लाइफ में पर कैपिटा इनकम भी इंक्लूडेड है, तो यहां पे हम बात करें मटेरियलिस्टिक एज वेल एज नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग्स। बट क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करें तो वहां पे वो नहीं आ रहा है हमारे पास, किसमें? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में, राइट। क्योंकि यहां पे सिर्फ हम किस पे फोकस कर रखे हैं? मटेरियलिस्टिक बीइंग्स के ऊपर, मटेरियलिस्टिक वेल बीइंग्स के ऊपर। ये हमारा कुछ एक डिफरेंशिएशन है जो कि अभी अभी हमने कवर कर रखा है यहां पे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं 2015 में एक पूछे हुए क्वेश्चन के ऊपर, जहां पे हमें फिर से ये डिफाइन करना पड़ेगा, डिफाइन ही करना पड़ेगा, मतलब बताना पड़ेगा क्यों इंडिया में केरला सबसे बेहतर स्टेट है इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। आपको पता है कि सबसे पहले तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स काम किस चीज पे करता है। आपको पता है पर कैपिटा इनकम, आपको पता है कि एजुकेशन, आपको पता है कि वो उसके साथ साथ हेल्थ फैसिलिटीज को भी कवर कर पा रहा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में बात करता है, और केरला इन सभी मेजर्स में बिल्कुल खड़ा उतरता है विथ रिस्पेक्ट टू पंजाब, इन कंपेरिजन टू पंजाब। दैट इज द रीजन व्हाई केरला हैव अ बेटर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देन पंजाब, राइट। तो यहां पे देख लेते हैं कुछ एक पॉइंट्स को। केरला हैज अ बेटर डेवलपमेंट इंडेक्स रैंकिंग इन कंपैरिजन टू पंजाब, रीजंस आर मेंशन्ड बिलो। पहला पॉइंट अगर आप देख रहे हो, केरला हैज बेटर प्रोविजंस ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज, राइट, बेटर प्रोविजंस ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज। आप केरला जा रहे हो ना, तो वहां पे अगर डॉक्टर्स हैं तो उनका मेन मोटो है टू सर्व द पीपल, नॉट टू अर्न प्रॉफिट। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स केरला के हैं और मुझे भी एक दो बार मौका मिला, बट फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली आई वाज नॉट हैविंग एनी like sickness there, so I was not having much thing to be connected with doctors, but they are used to say that they serve their people because this is their motto. They don't have to do business, they are not there in this profession for earning money, right? They are doctors and their utmost goal is to serve the people, and yes they do। बहुत ही मेगर प्राइस पे वो क्या करें, लोगों को सेवा दे रहे हैं, और वो भी जेन्युइन। और वहां का अगर आपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल अगर आपने देख लिया तो वहां पे आप भूल जाओगे कि ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी कहीं एग्जिस्टेंस में है। दैट इज कॉल्ड एज इंफ्रास्ट्रक्चर। ये है केरला का, यही रीजन है कि केरला हमारे और स्टेट्स की तुलना में काफी ज्यादा बेहतर है इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। यहां पे तो हमने कुछ ही पॉइंट्स को कवर करने हैं, बट अगर आप रियली आपको एक मौका मिलता है तो आप बिल्कुल जाएं, आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी, सीखने को मिलेगी, राइट। तो ये कुछ एक चीज हम अपने लाइफ में सीखते हैं ऑब्जर्व करके, वहां पे जाने के बाद अपने
एक अपने सर्किल से सीखते हैं। और यहाँ पे ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं वहां पे जब गया था और जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो वहां से बिलोंग करते हैं, वो जब हम डिस्कस करते हैं कुछ ऐसे मुद्दे पे, तो हमें ये जानने को मिलता है कि भाई ये इस तरीके से वहां पे काम करती है, राइट। तो ये था मेरा पर्सनल एस्पेक्ट। हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे। Kerala has better provisions of health facilities and therefore the infant mortality rate, IMR means what? Infant mortality rate, आपने देखा एक टेबल भी आपने देखा, मैं आपको फिर से दिखा दूं क्या? आपने एक टेबल देखा है जहां पर आपने देखा था कि ये जो डेटा था हमारा केरला का 2003 का कितना कम है? मात्र 11 है। पंजाब में देखिए 49 है भाई। और वहां पे अगर लिटरेसी रेट देखिए तो फिर तो कहने की बात ही है। ये 2001 का डाटा 2000 अगर आप 11 में जाते हो तो वो लगभग 95% के ऊपर है, ठीक ना। ये अपडेटेड डेटा नहीं है ना, 2011 में भी सेंसस हुआ और अभी 2021 में होना था जो कि नहीं हुआ पैंडेमिक के चलते, जो कि एक्सटेंड हो गया 2025 से 27 के बीच में। जो होगा तो आपको पता चलेगा कि इंप्रूवमेंट है। और केरला तो शुरू से ही एक इंप्रूव्ड स्टेट के तौर पे जाना जाता है, डेवलप्ड स्टेट के तौर पे जाना जाता है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो वहां पे लिटरेसी रेट भी हाई है, इनफैंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ही कम है, और नेट अटेंडेंस रेशियो जो 1 से 5 तक के बच्चों का स्कूल पे वो भी काफी ज्यादा हाई है। तो ये सारी चीजें आप क्या क्यों देख रहे हो? ये देख रहे हो और इससे कंपेयर कर रहे हो कि केरला जो है पंजाब से तो लाख गुना और बिहार से तो करोड़ गुना अच्छा है, ठीक है ना। तो ये सारी पॉइंट्स के थ्रू हम बिल्कुल आसानी से कह सकते हैं कि यस, केरला इज हैविंग बेटर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देन पंजाब, राइट। तो अभी अभी हमने कवर किया हेल्थ फैसिलिटीज केरला का। दूसरा, केरला हैज बेटर एजुकेशन फैसिलिटीज, राइट। वहां पे गार्जियन जब पढ़े लिखे हैं तो बच्चे को भी वो पढ़ने लिखने के लिए क्या करते हैं? मोटिवेट करते हैं। बिल्कुल, जब मोटिवेटेड स्टूडेंट्स रहेंगे तो बिल्कुल रेगुलर बेसिस पे वो स्कूल जाएंगे, राइट। तो ये वहां पे बताता है कि वहां पे एजुकेशनल फैसिलिटीज भी काफी अच्छा है। और अगर एजुकेशन फैसिलिटीज अच्छा है तो दैट विल प्रमोट व्हाट? हाई लिटरेसी रेट। दिस इज वेरी मच ऑब्वियस, राइट। तो यह भी आपने देखा। अटेंडेंस, नेट अटेंडेंस रेशियो वो भी आप काफी ज्यादा अच्छा रहेगा, राइट। नेक्स्ट, केरला हैज बेटर प्रोविजन ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। व्हाट डू यू मीन बाय पीडीएस? public distribution, that is distribution, public distribution system। ये सारे चीज आपको पता है कि हम इंडिया में बात करते हैं जहां पे जो हमारी एफसीआई है बहुत छोटे छोटे लेवल पे गांव में क्या करें, एक ऐसे आदमी को हायर करती है, हायर नहीं करती है, इलेक्ट करती है, और लोग उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है कि काफी कम प्राइस पे 2 रुपए 4 रुपए किलो आप अनाज लोगों को बीच में बांटिए, दीजिए। और ये जो प्रोविजन है ये हमारे पास है एफसीआई के द्वारा रेगुलेटेड, राइट। तो यहां पे, और इसको हम बोलते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जो नीडी हैं उनको कैसे टाइमली सारे जो फूड ग्रेन्स हैं, मनी है, वो टाइमली उनको पहुंच जाए। तो ये हो रहा है किसके थ्रू? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू। ये केरला इसको प्रैक्टिस कर रही है ऑलमोस्ट 25-30 साल पहले से। इंडियन गवर्नमेंट ने अभी कुछ एक 10 साल से इसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया पूरे पैन इंडिया के तौर पे, राइट। तो ये सारे जो आपको देखने को मिल रहे हैं जो फैसिलिटीज, जो एक एडवांटेजेस आप देख रहे हैं, जो कि बताता है कि केरला कैसे फार मोर बेटर है पंजाब से इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अगर आप 3 एग्जांपल्स इस तरह के देते हो, दैट इज इनफ फॉर योर आंसर। अब हम आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द मेन नॉर्म यूज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक इन क्लासिफाइंग डिफरेंट कंट्रीज एज रिच एंड पुअर कंट्रीज, राइट। आपको पता है कि वर्ल्ड बैंक का वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट होता है जो कि पर कैपिटा इनकम को एक मेजर के मान के क्या करता है? वर्ल्ड के सारे कंट्रीज को एक डेवलपमेंटल लेवल्स पे रैंक करता है, राइट। तो यहां पे उनके क्या क्या क्राइटेरियाज है हम उनको थोड़ा सा देखेंगे। व्हाट आर द रिस्ट्रिक्शंस ऑफ सच नॉर्म्स, राइट। पहला, द मेन नॉर्म्स यूज्ड बाय वर्ल्ड बैंक इन क्लासिफाइंग डिफरेंट कंट्रीज एज रिच एंड पुअर कंट्रीज इज per capita income. This is also called as average income. That is also called as average income. एवरेज इनकम, राइट। हमने देखा, इसको कैलकुलेट भी किया हमने, कुछ क्वेश्चंस भी इस पे देखे। यही जो है एक मेजर क्राइटेरिया है वर्ल्ड बैंक का, जिसमें उन्होंने ये इसको यूज किया और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट बना के बहुत सारे कंट्रीज को रिच और पुअर के फॉर्म में कैटेगराइज किया, राइट। अब ये इसके क्या लिमिटेशंस है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोलिए। 2015 में आया क्वेश्चन है बट अभी भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके क्या लिमिटेशंस है? कि ये हाइड क्या करता? डिस्पेरिटी। कौन सा डिस्पेरिटी? इकोनॉमिक डिस्पेरिटी, राइट। हम सिर्फ ये उसी सोसाइटी में कुछ ऐसे पुअर लोग होंगे जिनका इनकम 500 है, और उसी सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग भी हो जिनका इनकम 1 करोड़ है।
तो आप अगर एवरेज इनकम इन दोनों को देखते हो तो हो सकता है कि हो जाए कुछ ऐसा अमाउंट आ जाए, मान लीजिए 50,000 आ गया, तो क्या 500 का आदमी कैसे 50,000 का एवरेज इनकम को सस्टेन कर पाएगा? कहां से जस्टिफाई कर रहा है उसका ओरिजिनल एग्जैक्ट सिचुएशन? एक सर्कमस्टांस आप डिसाइड कीजिए ना, जहां पे हम उनको जब उनका थोड़ा सा लेवल बराबर रहेगा तो हम इस पे ही अप्लाई करेंगे। जब इतना बड़ा वाइड गैप है जो कि 500 और करोड़ को कंपेयर कर रहा है, तो कहां पे आप इस तरीके से आप जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हो कि हम एवरेज इनकम को एक मेजर के तौर पर लेंगे जो कि बताएगा हमारे लोगों के बीच में इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो है कि कम है। बिल्कुल ये जस्टिफाई ही नहीं कर पा रहा, तो पर कैपिटा इनकम जो होता है वो डिस्पेरिटी जो है सोसाइटी के अंदर इनकम के बेसिस पे उसको क्या कर लेती है? हाइड कर लेती है, राइट? एवरेज इनकम डज नॉट टेल अस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एमंग द पीपल। जैसा कि हमने बताया, ये तरीके से नहीं बताती है कि हर एक लोगों का इनकम का लेवल क्या है, वो सिर्फ एक एवरेज डाटा दे देती है और बोलती है कि हाँ चलो ठीक है, बढ़िया है, ठीक है, राइट? एंड ये जो है सिर्फ अपने आप को मैटेरियलिस्टिक क्राइटेरिया तक ही लिमिट करके रखती है। क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए हमें मैटेरियलिस्टिक क्राइटेरियन को सेटिस्फाई करने की जरूरत ही नहीं है, राइट? विच मीन्स व्हाट? वी नीड एजुकेशन एज अ पैरामीटर, वी नीड health as a parameter, and apart from this we can take income also, and this is the reason why हमने देखा कैसे वर्ल्ड बैंक जो इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही है, इससे काफी ज्यादा एडवांस्ड है HDI इंडेक्स जो कि यूएनडीपी के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। ये क्वेश्चन भी हम बहुत बार देख चुके हैं, इसको हमने अभी अभी कंक्लूड कर दिया, ठीक है? बिसाइड इनकम व्हाट आर द 6 अदर थिंग्स पीपल कैन लुक फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? हम बहुत सारे ऐसे क्राइटेरिया मेंशन कर सकते हैं, राइट? इनकम के अलावा ऐसे आपके कौन से अदर क्राइटेरिया हैं जो कि आपके लिए डेवलपमेंटल गोल्स के तौर पे जाने जाएंगे? ठीक है भाई, देखते हैं इनके बारे में बात करते हैं। फ्रीडम हो गया, सिक्योरिटी हो गया, रिस्पेक्ट हो गया, इक्वल अपॉर्चुनिटी हो गया, इक्वल ट्रीटमेंट हो गया, फ्रेंडशिप हो गया, पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट हो गया, राइट? बेटर हेल्थ फैसिलिटी हो गया, आपको गुड इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, वे विल टॉक अबाउट गुड ट्रांसपोर्टेशन, कौन बताएगा? विल टॉक अबाउट मैटर एजुकेशन फैसिलिटी, विल टॉक अबाउट गुड पीडीएस फैसिलिटी, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फैसिलिटी। तो बहुत सारे ऐसे क्राइटेरियंस हैं, दो कैरेक्टरिस्टिक होती है मैटर थिंग्स हैं जो कि आपके डेवलपमेंटल गोल्स हो सकते हैं। आप इनमें से किसी भी हेलो एम आई ऑडिबल मेंशन कर सकते हो। दिस इज एम आई ऑडिबल, राइट? ये था हमारा 2015 कुछ भी आवाज नहीं आ रही है, क्वेश्चन 3 मार्क्स में। जस्ट 1 मिनट, चलिए आगे बढ़ते हैं। जस्ट 1 मिनट। State any 3 factors other than human income which are important in life। अभी अभी हमने देखा 6 ऐसे पॉइंट्स को, ठीक ना? यहां पे फिर से हम मिनट वी आर रिजॉल्विंग, तो 3 को हम किसी को आवाज नहीं जा रही है अपनी, इक्वल ट्रीटमेंट, और जब भी अभी इससे पहले हमने 6 को देखा और कुछ एक मैंने एक्स्ट्रा भी बताया, आप इनमें से किन्हीं को भी हाईलाइट कर सकते हो। ये सीबीएसई 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है, राइट? एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड रेफरेंस टू ग्राउंड वाटर और बाय गिविंग एग्जांपल्स। इसको कैसे आप रेफरेंस के तौर पे यूज करेंगे और ग्राउंड वाटर से कैसे इसको कंपेयर करेंगे, ठीक है? तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। अभी इसी से कुछ एक क्वेश्चन पहले कि हम बात करें तो आपने देखा कि इस बार सबसे पहले हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन किया। सो व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट? दिस इज अ डेवलपमेंट वेयर वी विल कीप रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन विदाउट compromising our present generation's need and without hampering the quality of our environment. These 3 points, keeping resources available for our future generation without compromising our present generation need and without hampering our quality of environment, ये 3 चीज अगर आप इंक्लूड करते हो, that will be your sustainable development। अब हमें इसे रिलेट करना है ग्राउंड वाटर से, तो चलिए देख लेते हैं। हमने डेफिनेशन को तो देख ही लिया है। For example, groundwater is a renewable resource, but we are over exploiting it, and soon you will see it will be very much gone because it takes time to make it renewed or replenished. So that's why it can be considered as non-renewable resources also because of our exploitation, over exploitation, the way we are over exploiting the aquifer, underground water. Soon these can be creating a big problem for us, and this is the reason why here we are going to face water crisis due to this indiscriminate use. We must have to be very much careful, judicious where we can use water and in what manner, right? ये था हमारा आंसर
जो कि 2013 के पूछे हुए क्वेश्चन का था। यहां पे हमने क्या किया, 3 मार्क्स का है। सबसे पहले 1 मार्क्स में हमने क्या किया, डेवलपमेंटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन कर दिया। अगले 2 पार्ट में हमने क्या किया, वाटर को ग्राउंड वाटर को हमने एक एग्जांपल के तौर पे ले लिया कि क्यों हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल को इससे कनेक्ट करना है और क्या हमारे अभी के जो सिचुएशंस हैं वो भी हमने यहां पे दिखाया है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। एवरेज इनकम इज एन इंपॉर्टेंट बट हैज लिमिटेशंस व्हाइल यूजिंग इट, एक्सप्लेन। इसे हमने पहले भी अभी तक डिस्कस कर रखा है, राइट। सो सीबीएसई 2012 का फिर से क्वेश्चन आया हुआ, एवरेज इनकम इज एन इंपॉर्टेंट क्राइटेरियन बट ओनली लिमिटेड ओनली फॉर materialistic wings, right, only limited to materialistic well-beings of human, so that's why it can't define the each and every developmental parameters of any human life, right. So that is the biggest limitation of our average income, which is also termed as per capita income. अभी हमने इन सारे पॉइंट्स को कवर भी किया कि it hides the disparity. What type of disparity? Income disparity. In average income does not tell us the distribution of income among the people, right. It is just limiting itself to materialistic criterion, right. तो ये सारे पॉइंट्स हम पिछले पहले भी देख चुके हैं और यहां पे भी आपको उसी तौर पे आंसर देने हैं, एंड दैट्स इट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां पे आपको पता होगा कि यहां पे हमने एमसीक्यू में भी क्वेश्चन देख रखा है, देखा है ना, यही एग्जैक्ट टेबल आपने वहां पे देखा। अब उसी टेबल से हमें 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्या क्या क्वेश्चन है भाई? विच स्टेट हैज द हाईएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट? अब यहां पे देख लेते हैं हाईएस्ट मोर्टेलिटी रेट वाले पहले टेबल में हम आ जाएंगे। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देख रहे हैं पर 1000 2003 का ज्यादा डेटा है। इसमें हाईएस्ट भाई किसका है? बिहार का। कितना है भाई? 60 है। सो विच स्टेट हैज द हाईएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट? दैट इज बिहार, राइट। दूसरा क्वेश्चन, why does this state have the highest infant mortality rate? Definitely क्योंकि इनके पास बेटर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ये लो इनकम कैटेगरी में आते हैं, तो ऑब्वियसली ये बेटर मेडिकल फैसिलिटीज को अफोर्ड ही नहीं कर सकते, राइट। अगर आप ये 2 पॉइंट्स लिखते हो दैट वुड बी योर कंप्लीट आंसर। देख लेते हैं आंसर। सो बिहार हैज द हाईएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ड्यू टू द फॉलोइंग 2 रीजंस। बिहार हैज द हाईएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। क्या क्या? उनका लो इनकम और पुअर मेडिकल फैसिलिटीज। उसके साथ आप दूसरे क्राइटेरिया को भी डिफाइन कर सकते हो, क्योंकि वो एजुकेटेड नहीं है, वो इलिटरेट हैं, वो स्कूल नहीं जा रहे, तो उनको कैसे ट्रीटमेंट करना है, कहां पे जाना है। और जब पुअर रहेंगे तो उनको जॉब नहीं मिलेगा, तो लो इनकम ऑटोमेटिकली आ गए। जब पुअर है तो वो एजुकेशन की तरफ नहीं जा पाएंगे क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको इंटरकनेक्ट करनी है और आपको अपने वे में आंसर लिखनी है। यहां पे मैंने कुछ एक आपको तरीका बता दिया। नाउ अगर आप इस तरीके से लिखते हैं तो आपको बिल्कुल फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलेंगे। पर आपको मैंने बता दिया कि इस तरह के क्वेश्चन आपको बोर्ड में देखने को मिलेंगे, इस पे आप फोकस करेंगे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट? विच ऑर्गेनाइजेशन मेजर HDR? एक्सप्लेन 3 मेजर इंडिकेटर्स ऑफ अ कंट्री। हम व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट? इट इज अ कंसाइज रिपोर्ट, कंप्रिहेंसिव रिपोर्ट वेयर वी डिफाइन द लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, राइट। ये हमारे पास एक कंप्रिहेंसिव रिपोर्ट है जिसके द्वारा हम कंट्री के डेवलपमेंटल लेवल को रैंक करते हैं, मेजर करते हैं और लोगों के सामने लाते हैं, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन मेजर्स HDR? आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, तो पहला तो आपने बता दिया कि क्या है, डिफाइन कर दिया। दूसरा तो आपने बता दिया कि कौन लाता है, राइट, तो ये UNDP लेके आता है। एक्सप्लेन इसके 3 मेजर क्राइटेरिया, कौन कौन से इंडिकेटर, कौन कौन से आपको पता है, हेल्थ, एजुकेशन और इनकम। दैट्स इट। 3 मार्क्स में आपने इन सारी चीज को लिख दिया, एक एक करके आपको एक एक करके तीनों मार्क्स मिल जाएंगे। दैट्स इट। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2012 में। आगे बढ़ते हैं, 2011 के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है क्या? एक्सप्लेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हमने कितने बार इस यहां से क्वेश्चन आते हुए देखा? अभी कुछ 2-3-4 क्वेश्चन पहले हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन किया था। यहां पे फिर से वो क्वेश्चन 2011 में आ गया है। आसानी से आप इसको डेवलपमेंट में डिफाइन करोगे। कैसे डिफाइन करोगे? मैं यहां पे अभी इस बार इसको मेंशन कर ही देता हूं। सबसे पहले चीज हम यहां पे बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मींस व्हाट? 3 थिंग्स। कीपिंग resources available, keeping resources available for our
फॉर आवर फ्यूचर जेनरेशन, फ्यूचर जेनरेशन। देखिए यहां पे हमने पहला चीज क्या बोला है, यहां पे थोड़ा सा इस पे गौर कीजिएगा। हमने फ्यूचर पे स्ट्रेस डाला, यहां पे फ्यूचर जनरेशन, हमने फ्यूचर जनरेशन के बारे में बात किया यहां पे। दूसरा पॉइंट अगर हम ले यहां पे, विदाउट कंप्रोमाइजिंग present needs, राइट, विदाउट कंप्रोमाइजिंग present needs। और तीसरा यहां पे आप ऐड कर दो, विदाउट डिग्रेडिंग क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट। ये 3 पॉइंट अगर एक साथ आप लिख देते हो तो दैट वुड बी योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, अब यहां पे आपने डिफाइन कर दिया प्रेजेंट को क्या करना है भाई, आपने देखा। मैं फिर से इसको एक बार हाईलाइट कर देता हूं कि प्रेजेंट में आप क्या कर रहे हो भाई, सबसे पहले आप प्रेजेंट में रिसोर्सेज को यूज कर रहे हो, करो बस इस तरीके से करो कि वो रिसोर्स फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रह जाए, और इस तरह से करो कि हम इंवायरमेंट को भी डिग्रेड ना करें। तीनों को अगर एक साथ आप कंबाइन कर देते हो तो दैट विल बी योर डिफिनेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब हमारे पास है सजेस्ट 2 मेजर्स टू इंश्योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट। अब चूंकि हमें रिसोर्स को बचा के रखना है फ्यूचर जनरेशन के लिए, तो इसके लिए हमारे पास चाहिए एक क्लियर कट माइंडसेट। वो माइंडसेट क्या हो जाएगा, जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेस। देखिए दैट इज मेंशन्ड हियर, जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेस। यहां पे पहला पॉइंट में इसीलिए हमने रखा है कंटेंट अबाउट आवर माइंडसेट, that is how to keep resources available for our future generation. For that we have to be very much careful and judicious, right? Next, stop degrading natural resources. और तीसरा आप ये भी एक और पॉइंट ऐड कर सकते हो, stop degrading our environment, right? तो अगर नेचुरल रिसोर्सेज को हम डिग्रेड नहीं करेंगे, अननेसेसरी उसको वेस्ट नहीं करेंगे, उसके अल्टरनेटिव्स को अगर हम ढूंढ लेते हैं, तो डेफिनेटली दैट विल बी एश्योरिंग आवर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट। ये इस तरह के पॉइंट्स आपको लिखने हैं। अगर इस तरह से आपको पॉइंट लिख रहे हो तो आपको फुल आउट ऑफ फुल मिल जाएंगे। आ जाते हैं हम 2009 में, ठीक है ना। यहां पे हमारे सामने एक क्वेश्चन है, कंपेयर इंडिया एंड श्रीलंका ऑन द बेसिस ऑफ एनी 3 इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। फिर से 3 इंडिकेटर्स कौन कौन से हो जाएंगे भाई, पहला हो जाएगा एजुकेशन, दूसरा हो जाएगा हेल्थ, तीसरा हो जाएगा क्या, पर कैपिटा इनकम, राइट। तो पहले तो आपने देख लिया कि क्या क्या इंडिकेटर्स हैं श्रीलंका के और इंडिया के लिए जिसको हम कंपेयर करेंगे। तो हमने तीनों को देख लिया, एक पहला लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी, और एक हो गया पर कैपिटा इनकम। इन तीनों के बेसिस पे अगर श्रीलंका को कंपेयर करें तो ये सारे डेटा देखिए काफी फैक्चुअल है, दैट इज फैक्चुअल क्वेश्चन। आज ऐसे क्वेश्चंस आने थोड़े कम हो गए, अब आपको ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है ना। पर मान लीजिए पूछ दिया गया तो आपको क्या देना है, ये सारे डेटाज आपके एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। तो क्या देखोगे आप कि पर कैपिटा जो इनकम है, अगर हम दोनों कंट्रीज को कंपेयर करें कि इंडिया का जस्ट है $3139, श्रीलंका की बात करें, श्रीलंका का देखिए हमारे से बेहतर है, $4390 है। तो पर कैपिटा इनकम पे भाई तो श्रीलंका हमसे आगे हो गया, ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें, सो इंडिया हैज 61% लाइफ एक्सपेक्टेंसी, 61% की बात नहीं करें, 61। और अगर श्रीलंका की बात करें तो वो है 91। इसको परसेंटेज को काट दीजिए, सॉरी ये लिटरेसी रेट, यहां पे लिटरेसी रेट की बात करें, सॉरी ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी नहीं है, 61% क्या है, लिटरेसी रेट। इंडिया में जो है सिर्फ 61% लोग हमारे पास लिटरेट हैं, बट अगर श्रीलंका की बात करते हैं तो दैट इज हमारे पास 91%, वेरी वेरी हाई, राइट। अब हम बात करें लाइफ एक्सपेक्टेंसी का, तो वहां पे मात्र 64 साल है लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडियन लोगों का। अब श्रीलंका की बात करें तो हमसे 10 साल आगे है उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी, 74 साल। इन सारे क्राइटेरियाज को आप देखो और इन दो कंट्रीज को कंपेयर करो तो क्या पता चलेगा कि श्रीलंका इज फार मोर बेटर देन अस इन ऑल दीज 3 इंडिकेटर्स। सो दैट्स व्हाई श्रीलंका कम्स ahead of India in this HDI index,
राइट। ये कब का बात कर रहे हैं हम लोग? 2004 के इंडेक्स का बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। Now the level of income is important. It is not an adequate measure of development. Justify the statement. हमने इसके बारे में बहुत सारी बातें कर रखी है, राइट। इनकम हमारे लिए ठीक है, एक मेजर क्राइटेरिया हो सकता है, बट यही एक क्राइटेरिया हो, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा बोला गया था कि यही एक मेजर क्राइटेरिया है, और उन्होंने पूरे देश के कंट्री को रिच और पुअर के पार्ट में डिवाइड कर दिया था। ये कहीं से भी हमारे लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में बात नहीं करता। सो ये हमारे लिए एक पॉइंट हो गया। हमने इस क्वेश्चन को पहले भी डिस्कस कर रखा है, अब मैं इसको स्किप कर रहा हूं, बट मैं सिर्फ बता देता हूं कि 2015 में ये पूछा गया क्वेश्चन है, राइट। इस तरीके से आप आंसर लिखेंगे, राइट। अब हम 2015 के साल का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? Which organizations measure human development index? Explain the three major indicators of HDI. अभी तो हमने क्वेश्चन देखा, अभी हमने इसको डिफाइन भी किया था कि क्या है ये, कौन मेजर करता है, यूएनडीपी मेजर करता है, इसके तीन इंडिकेटर्स कौन कौन से। अभी ये क्वेश्चन अभी हमने देख रखा है, ये 2015 का आया हुआ क्वेश्चन है। आगे हम बढ़ते हैं 2014 का एक क्वेश्चन। What may be the development for one may be the destruction for the other? Explain the statement with appropriate examples. हमने बात किया था डैम्स का, राइट। हमने बात किया था किसका? स्लम एरिया का। आपने ये क्वेश्चन बिल्कुल देख रखा है पहले के पिछले स्लाइड्स में, तो हम इसको भी स्किप करेंगे, बट मैं फिर से आपको एक रिकॉल करा देता हूं। वी आर टॉकिंग अबाउट कन्फ्रंटिंग और सॉरी कन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंटल गोल्स के बारे में हम यहां पे बात कर रहे हैं, राइट। हमने देखा था एग्जांपल कैसे डैम्स का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जिससे हम बहुत सारे पर्पसेस को अचीव करने वाले हैं, बट सेम टाइम वहां के लोग होंगे, वहां के एरियाज होंगे, वहां के ट्राइबल फैमिलीज होंगे, उनको डिस्प्लेस होना पड़ेगा। स्लम एरिया हमने देखा था कैसे अगर किसी अपार्टमेंट का बनना और उसके सामने का डेवलपमेंट, अगर उनके सामने एक बहुत बड़े स्लम एरिया हो तो लोग चाहेंगे कि उस स्लम एरिया को हटा दिया जाए, क्योंकि वहां पे बात हो जाती है उनके स्टेटस की। तो ऐसे केसेस में फिर से डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स आपको हाईलाइट करने हैं यहां पे, और ये यहां पे हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? कन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंटल गोल्स के बारे में। 2014 के ये आया हुआ क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2013 का यह क्वेश्चन है। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सजेस्ट एनी टू वेज इन विच रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड जुडिशियसली। फिर से आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन करने पड़ेगा, डिफाइन करेंगे बिल्कुल बाकायदे से, जैसे अभी हमने 3 पॉइंट के तौर में पिछले क्वेश्चन में डिफाइन किया है। अब बता रहे हैं यहां पे पूछा जा रहा है कि दो ऐसे वेज बताइए जिसके थ्रू हम ये सीखेंगे कि रिसोर्सेज को हम कैसे जुडिशियसली वाइजली यूज करें। तो ठीक है, यहां पे कुछ एक एग्जांपल क्या दिया भाई कि हमें जो अननेसेसरी जो हम फैन चला रहे हैं, लाइट को ऑन कर रखें, उसको ऐसा नहीं होने दें। हम जब यूज नहीं कर रहे हैं इन सारे गैजेट्स को तो उसको हम ऑफ कर देंगे। वी कैन सेव सम एनर्जी बिकॉज दीज एनर्जीज आर कमिंग फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स एंड वी हैव टू बी वेरी मच केयरफुल because we have to keep resources available for our future generation because this is the definition of our sustainable development, right? Next, turn off the engine at the red light. बिल्कुल ये हमें हैबिट बनाने पड़ेगी। अब अगर हम बनाते हैं तो हम यहां पे बात कर रहे हैं अपने इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग का। हम बिल्कुल अब एक्सरसाइज कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स को, और इसीलिए ये 2 पॉइंट्स आप लिखेंगे, वहां पे मेंशन करेंगे, एंड इफ यू मेंशन दैट विल बी द करेक्ट अप्रोच एंड यू विल गेट फुल आउट ऑफ फुल। अब यहां पे हम बात कर रहे हैं 2011 का आया हुआ एक क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन भाई? व्हाट इज द मेन क्राइटेरिया यूज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक इन क्लासिफाइंग डिफरेंट कंट्रीज? ये हम देख चुके हैं क्वेश्चन। वर्ल्ड बैंक को आपने देखा कि वहां पे हमने देखा था कैसे ये अलग अलग कंट्रीज को क्लासिफाई कर रहे हैं रिच और पुअर में, राइट। व्हाट आर द लिमिटेशंस? हमने लिमिटेशंस भी देखे हैं इसके कि ये कैसे सिर्फ मटेरियलिस्टिक कंटेंट तक ही अपने आप को लिमिट करके रखा है। इन व्हाट रिस्पेक्ट दिस क्राइटेरिया used by the UNDP for measuring development different from the United Nations, different from the one used by the World Bank? डेवलपमेंट के जो पैरामीटर्स हैं HDI की वो 3 हैं। वर्ल्ड बैंक के जो डेवलपमेंट के पैरामीटर्स वो सिर्फ 1 है। कौन है वो? पर कैपिटा इनकम। ये पर कैपिटा इनकम सिर्फ मेटलिस्टिक विंग्स को दिखा रहा है, सिर्फ क्वांटिटी ऑफ लाइफ को बता रहा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में बात नहीं कर रहा है। तो ये लिमिटेशंस हो गए। और अगर हम बात करते हैं HDI का, जो कि UNDP के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है हर एक साल, इसके 3 इंडिकेटर्स हो गए। पर कैपिटा इनकम भी है, साथ साथ हम हेल्थ को भी इंक्लूड कर रहे हैं, एजुकेशन को भी इंक्लूड कर रहे हैं। तो आपने ऑलरेडी इस ऐसे क्वेश्चंस को बहुत बार देख रखा है। आपको यहां पे कंपैरिजन करना है, और अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, और यहां पे आप
5 आउट ऑफ 5 बिल्कुल आप हासिल करने वाले हैं। ठीक है, ये था क्वेश्चन हमारा 2011 का। ठीक है, यहां पे देखिए वही पार्ट कंक्लूड हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। ये सारे क्वेश्चंस आपने देखा अंत में आते आते हमें एक आइडिया लग गया कि हर साल कुछ एक क्वेश्चन अपने आप को रिपीटेडली फॉर्म में पूछ रहे हैं। सीबीएसई क्या करती है, थोड़े से किसी क्वेश्चन के पार्ट को थोड़ा सा चेंज करती है और उस क्वेश्चन को एक नए वर्जन के फॉर्म में आपके सामने लाती है। बट कहां से लाएंगे? वो आसमान फाड़ के और धरती से को फाड़ के तो क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, वो क्वेश्चन तो प्रिपेयर करेंगे आपके एनसीईआरटी के कंटेंट के फॉर्म में ही। तो ये आपके लिए सिर्फ एक डाइवर्ट करने वाली बात हो जाती है, आपको सिर्फ एक कमजोर करने वाली बात हो जाती है सीबीएसई के द्वारा। तो आपको बिल्कुल कमजोर नहीं होना है। यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट बिकॉज थ्रू आउट द ईयर यू हैव स्टडीड अ लॉट ऑफ मल्टीपल टाइम्स, यू हैव सीन क्वेश्चंस, यू हैव डन रिविजन्स, सो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, जस्ट बी कॉन्फिडेंट, गिव योर बेस्ट। और इसी के साथ आज हम अपने इस सेशन को एंड करते हैं। अगले सेशन में हम फिर से एक नए चैप्टर के साथ आएंगे जहां पे हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।